काम करती। राम राम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। राम राम प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। राम राम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। राधे राधे मनीष भाई। राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्ते। सभी को नमस्कार। सभी को राधे राधे। ठीक है। आज हमारी क्लास का डेट हुआ है और आदरणीय मनीष सर आज हमें केस स्टडी सिखाने वाले हैं। ठीक है। और केस स्टडी के बाद है ना, इसमें हम टाइमिंग इवेंट निकालना भी सीखेंगे, किसी भी घटना का कैसे इवेंट निकालते हैं, टाइमिंग कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारी बातें ध्यान से कॉपी पेन लेकर उपस्थित हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप अभी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और साथ में लास्ट तक बने रहिए, है ना। प्रोफेसर मनीष तिवारी सर की तरफ से एक सरप्राइज भी आप सभी के लिए है, तो सभी उस गिफ्ट का आनंद लेंगे और आखिरी समय तक आप सभी बने रहेंगे। मनीष सर प्रणाम। हाँ। नमस्कार सर। हाँ जी सर। नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत झसकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति एक सेकंड सर, वो पीछे सरिद्विराजत शुरू हो गया। झसकन्यकाभ्याम सॉरी नृपत्वदाभ्याम। जी। कल हमने भाव के रिलेशंस के बारे में पढ़ा। थोड़ा बहुत जितनी भी जानकारी दे सकते थे वो तो हमने दिया, लेकिन हर भाव से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है और असंख्य कारकत्व एक भाव के अंदर छुपा हुआ है। आज हम पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, फिर अपने केस स्टडी पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि जहाँ तक एक केस को समझा पाना एक क्लास में संभव नहीं हो पाता, तो जितना मुझे लग रहा है, जितना बेस्ट से बेस्ट मैं आपको दूं, वो मैं यहाँ पर आपको प्रदान करूंगा। तो अगर कल वाली बात सभी को स्पष्ट हो, आगे बढ़ते हैं। या किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले उसका निराकरण कर लेते हैं। इससे क्लियर होगा कि हमको आगे क्या करना है। जी सर, जिनके भी प्रश्न हैं आप सभी हैंड राइज कर सकते हैं, है ना। तो मैं आप सभी का ले बिल्कुल लेता हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट, टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। जो बताया गया था केवल उतने तक ही सीमित रहें। जी सर, ये आप सभी हैंड राइज कर दीजिए एक बार। सर किसी का हैंड राइज हुआ नहीं है। किसी का नहीं है तो जी सर। मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी को समझ में आ गई होगी, जी क्योंकि सर। शास्त्रों में एक बात आती है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। ठीक है। हम आज फिर से भाव कारकत्व पर ही चर्चा करते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये सभी को स्पष्ट हो रहा है। जी सर। आप सभी फर्स्ट से एक हाउस। रिक्वेस्ट है। सर एक मिनट में, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए, तो अच्छा लगता है पढ़ने वाले का, पढ़ाने वाले का, दोनों का, है ना। तो सभी से निवेदन है कि आप वीडियो जरूर ऑन रखें, अपने कैमरा ऑन रखिए। जी सर। कल हमने पढ़ा था कि पहला भाव हम स्वयं हैं।
पहले भाव आपके बारे में उतनी सारी चीजों को जानते हैं जितने चीजों को तो आपके माता पिता भी आपके बारे में ना जानते हो। सारी चीजें पहले भाव से, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, जनरल हेल्थ, आयुष्य, इन सारी चीजों को पहले भाव से देखा जाता है। आरपी में एक थ्योरी है, आरपी लग्न की थ्योरी, जहां पर आपके मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर पहले भाव से ही दिया जा सकता है। लग्न के कस्पल सब लॉर्ड ही सारे प्रश्नों के उत्तर बता देता है, सारे प्रश्नों का निराकरण कर देता है। तो पहला भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, उसको हम कुंडली का पावर हाउस भी बोलते हैं। सारी चीजें, जितने सारे बाकी 11 भाव है, पहले भाव को छोड़ करके बाकी जितने 11 भाव है, वो पहले भाव के कारकत्व के ऊपर ही निर्भर करता है। कल एक चीज समझ में आई चर्चा के दौरान, जैसे हम रिलेशनशिप पर बात कर रहे थे, तो उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम स्वयं से जुड़े हुए रिलेशन, उसको देखें, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पिता। और दूसरा कुंडली के भाव से संबंधित रिलेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं कल माता और पिता के बारे में जो बात कर रहा था, तो वो मैं अपने आप को आधार मानकर बोल रहा हूं कि मेरी माता, मेरे पिता, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ मेरे से। इनडायरेक्ट की बात करें तो फिर वही बात आ गई कि मेरी माँ के ठीक है। ये दोनों में बहुत विभेद है। दोनों को हम, जब तक इस दोनों की भिन्नता को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपनी माता को किससे देखता हूँ? चौथे भाव से। स्पष्ट हो रही है? जी सर। मेरा छोटा भाई हुआ तीसरा भाव। अब मैं अगर कहूं कि तीसरे भाव मतलब मेरे छोटे भाई की माता, तो वो तीसरे से चौथा हो गया, जबकि हम दोनों की माता तो एक ही है। स्पष्ट हो रही है बात? यस तीसरे सर। से चौथा देखने के बजाय वहां पर हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट रिलेशन, मेरे से जुड़ा हुआ चीज। वहां पर मेरे भाई की माँ ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरी माँ ही बोलेंगे। ठीक है। अगर वो भाई की माँ बोले तो फिर तीसरे से चौथा हुआ और पूरा ज्योतिष का थ्योरी ही बिगड़ जाएगा, जो आज तक ऋषि मुनियों ने दिया है। स्पष्ट हो रही है बात? तो यहाँ जी पर चीजों को उस तरीके से रिलेट करते हुए चलेंगे। स्पष्ट है? जी तो पहले भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, आपको क्लियर हुआ? वैसे तो पहले भाव से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, मैं कुछ कुछ चीजों पर ही अभी फोकस करता हूँ। दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव हमारा परिवार है। और वस्तुतः सही तरीके से देखा जाए तो दूसरा भाव जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जुड़ना। किससे जुड़ना? लग्न से जुड़ना, वो दूसरा भाव बताता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा भाव क्या है? हमारा आंख। अच्छा, मैं पहले भाव में बॉडी पार्ट को भूल गया। यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, फोरहेड, ठीक है, ये हमारे पहले भाव के अंदर ही आता है। स्पष्ट? दूसरे भाव में यहां से लेकर ये क्या क्या आएगा? तो आंख, नाक, वाणी। स्पष्ट हो रही है? इसके अलावा दूसरा भाव
जैसे मैंने बोला किसी भी चीज का जुड़ना, दूसरा भाव संचय का भाव है। एक्यूमुलेशन बोल रहा हूं, संचय का भाव है। सभी कहते हैं दूसरा भाव धन का है, लेकिन वास्तव में दूसरा भाव धन का नहीं है। धन संचय का है। संचित धन दूसरे भाव से देखा जाता है। आपका बैंक बैलेंस दूसरे भाव से देखा जाएगा। ठीक है, जो भी चीज आप संचित करके रखे हैं वो दूसरा भाव ही बताएगा। स्पष्ट। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तो तीसरा भाव जिसको सहज भाव बोला गया है, सहज अर्थात सहोदर। मेरे छोटे भाई बहन, किसी भी भाव से तीसरा भाव अपने से छोटे, किसी भी भाव से आगे तीसरा भाव अपने से छोटे और पीछे तीसरा भाव अपने से बड़े। तो यहाँ पर मेरे छोटे भाई बहन कहाँ आ गए? तीसरे भाव में आ गए। तीसरा भाव और किस चीज का है? तो करेज, साहस। राहुल जी, जब हम किसी को अपनी ताकत के बारे में बताते हैं तो क्या करते हैं? देखो मेरे पास ये है ना, यस सर। ये कहाँ कहाँ से जुड़ा? तीसरे भाव। कंधे से जुड़ा, ये ताकत है मेरा। यहां से उंगलियां भी जुड़ गई, तीसरे भाव से उंगलियां भी देखी जाती है। ठीक है, भुजा, कंधा और ये उंगलियां, ये तीसरे भाव के कारकत्व में आता है। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके स्कूल के एडमिट कार्ड हो या फिर एरोप्लेन का टिकट, वो सारे तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन तीसरे भाव से देखे जाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसका तर्क आगे समझ में आएगा कि क्यों है वो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, वो भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। तीसरा भाव सेलिंग का भी भाव है। स्पष्ट। जी सर। अब जैसे हमने पहले कहा कि कम्युनिकेशन का भी भाव है, कम्युनिकेशन का भी भाव है, इसका मतलब क्या है कि सभी प्रकार के कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना भी एक कम्युनिकेशन है, अफवाह फैलाना भी एक कम्युनिकेशन है। तो झूठ बोलना भी तीसरे भाव से देखा जाएगा। ठीक है, अफवाह फैलाना भी तीसरे भाव से देखा जाएगा। इसके अलावा तीसरे भाव से और क्या देखते हैं? ये तीसरा भाव छोटी यात्रा, तीसरा भाव पैर उठाने का भाव है। जब तक तीसरा भाव सक्रिय नहा बैठे वहां से उठ पाने भी में भी सक्षम नहीं होंगे। पैर उठाने का भाव है तीसरा भाव। एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते आप बिना तीसरे भाव के सक्रिय हुए। तो तीसरा भाव छोटी यात्रा, छोटी यात्रा जो एक कदम से शुरू होती है। स्पष्ट है, तीसरा भाव छोटी यात्रा का भाव है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और कुछ याद आ रहा है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव, चौथा भाव सुख का भाव बोला जाता है। चौथा भाव शांति का भाव है, मानसिक शांति। और मानसिक शांति कहाँ से आती है? डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं हम उसको। हमारे आसपास का वातावरण जितना सुकून में शांतिमय हो, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मानसिक शांति का भी भाव है चौथा भाव। लेकिन ये इसका विरोधी भी है। मानसिक अशांति भी चौथे भाव से ही आती है। आप बोलोगे अब ये दोनों विरोधाभास चीजें फिर कर रहे हो सर। तो विरोधाभास कैसे? भाई जब शांति खत्म होगी तभी तो अशांति आएगी। जब अशांति नहीं रहेगी तभी तो शांति आएगी। तो भाव का भाव से जुड़ना यहाँ पर समझ में आता है कि चौथा भाव किससे जुड़े तो मानसिक शांति मिलेगी, किससे जुड़े तो अशांति होगी। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे जुड़ता है, क्या करता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है?
चौथा भाव वाहन, भूमि, भवन, अचल संपत्ति जितनी सारी होती है वो। बेसिक एजुकेशन, स्कूल से ग्रेजुएशन तक का, स्कूल से कॉलेज तक का जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन चौथे भाव के अंतर्गत आता है। चौथा भाव शिक्षा का है, शिक्षा का भाव बोलते हैं हम इसको। ठीक है। इसके अलावा जो मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग है, जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है, वो सारी चीजें चौथे भाव से देखी जाती है। कल हमने पढ़ा था ना पांचवा भाव, पांचवा भाव किस चीज का था? आकृति। कुदरती उत्पन्न होने वाली चीजें, जो कुदरत से उत्पन्न हो रहा है वो पांचवा भाव बताता है। और पांचवे भाव का व्यय करता हुआ जो इंसान खुद बना रहा है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है, वो चौथा भाव। पांचवे भाव के व्यय होने के कारण वो चौथा भाव जो है मैन मेड, ठीक है, जितनी सारी चीजें मनुष्य बना सकते हैं वो चौथे भाव से दिखाया जाता है। चौथे भाव से हम उसको देखते हैं। स्पष्ट हो रही है बातें? इसके अलावा और क्या हो सकता है? जब हम इस भाव को सुख का भाव बोल रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर जो चीजें हैं जो हमको सुख प्रदान करती है, वो भी सारी चीजें हम चौथे भाव से ही देखेंगे। स्पष्ट हो रहा है सभी को? जी अभी सर। तक कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ें। पांचवा भाव, पांचवा भाव संतान, पहला संतान का भाव, संतति भाव बोलते हैं इसको। पांचवा भाव कल से मैं इस बारे में बता रहा हूं, जो नेचर से उत्पन्न होता है, जो प्रकृति हमको प्रदान करती है, देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा भाव विशुद्ध प्रेम का भाव है, पवित्र प्रेम जिसको बोलते हैं, ट्रू लव। ये जो चलती फिरती जो लोग करते हैं, एक से नहीं हुआ तो उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे से नहीं हुआ तीसरे को पकड़ो, ये नहीं, ये पांचवे भाव से नहीं देखा जाता। विशुद्ध प्रेम, जहां पर आकर्षण नाम का शब्द नहीं है, वो पांचवा भाव है। जहां पर मोह नहीं है, वो पांचवा भाव है। स्पष्ट है? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पांचवा भाव मूलतः ज्ञान का भाव है। मैं हमेशा जब भी कुछ क्लास होती है या कोई लेक्चर होती है तो एक चीज बोलता हूँ, ज्ञानी होना और विद्वान होना में अंतर है। इसके पीछे का रहस्य यहाँ पर समझना। जो शिक्षा ले लिया वो विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी होने के लिए उस तत्व के रहस्य को जानना पड़ता है। और वो तत्व का रहस्य कहाँ से पता चलेगा? तो कितना रहस्य हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, कितना ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, वो पांचवा भाव बताएगा। कितनी शिक्षा ले सकते हैं, ये चौथा भाव बताता है। लेकिन हमको कितना ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा लेना, ये भी दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। इस पर भी बात करेंगे आगे। ठीक है। पांचवा भाव बुद्धिमत्ता का भी भाव है। व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा वो पांचवा भाव बता सकता है। लेकिन फिर से मैं वही बोलूंगा, इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर वो नहीं लेना है विद्वान होना। यहाँ पर वो इंटेलिजेंट का मतलब होता है ज्ञानी होना। इसके अलावा होता है शेयर मार्केट, पांचवे भाव से देख सकते हैं। पांचवे भाव से स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, खेल कूद से रिलेटेड। पांचवे भाव से सारी कलात्मक चीजों को भी देखी जा सकती है, इसके अंदर कौन सी कला विद्यमान है। किसी व्यक्ति का जो लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है, वो किस प्रकार का होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, वो पांचवा भाव ही बताता है। पांचवे भाव से आकलन किया जा सकता है उसका। क्लियर?
अब आता है छठवां भाव। सामान्य तौर पर छठवां भाव क्या है? ऋण, रोग, शत्रु। कर्ज, कर्ज का लेना और देना दोनों छठवें भाव से देखा जाएगा। इसके अलावा रोग, रोग कौन सा होगा वो छठवां भाव ही बताता है। लेकिन रोग होता किसको है? कोई बताएगा रोग होता किसको है? लगन को। लग्न को। तो छठवें भाव का संबंध जब लग्न से बने तभी रोग होता है। और रोग कहाँ पर होता है वो बहुत आगे का पार्ट है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा सिद्धांत है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जिस भाव का सब लॉर्ड छठवें भाव का सिग्निफिकेटर बने उस भाव में बीमारी देता है। आप यहां से जज कर सकते हो कि छठवें भाव का सब लॉर्ड अगर चौथे भाव का सिग्निफिकेटर बनता है, मान लेता हूं छठवें भाव का सब लॉर्ड बुध है, बुध अगर चौथे भाव है, तो डेफिनेटली उस इंसान को हृदय रोग होगा, हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार है। इसके अलावा और क्या है? छठवां भाव नौकरी का भाव है, कंपटीशन एग्जाम छठवें भाव से देखा जाता है। कोर्ट का भाव तो 12वां है, लेकिन कोर्ट केस, कोर्ट केस की स्थिति कैसी रहेगी, क्या रहेगी, इसका विश्लेषण जो है वो छठवां भाव ही करता है। छठवें भाव से कोर्ट केस को भी देख सकते हैं। ठीक है। किरायादार, जो किराएदार होते हैं ना, वो छठवें भाव से ही देखे जाएंगे। और कल मैंने बात किया था प्राप्ति और पात्रता का। हर प्रकार की प्राप्ति छठवें भाव से देखी जाएगी। बिना छठवें भाव के सक्रिय हुए कोई इंसान कुछ भी चीज प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी नौकरी की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में? 2, 6, 10, 11 इन भावों का आपस में संबंध बन जाए, या छठवें भाव का सब लॉर्ड इन भावों को सिग्निफाई करे, या 10वें भाव का सब लॉर्ड इन भावों को सिग्निफाई करे, तो नौकरी लगती है। यही कहते हैं ना। तो नौकरी लगती है अर्थात नौकरी को प्राप्त करना वो छठवां भाव ही बताएगा। स्पष्ट? इसके अलावा छठवां भाव और किस चीज का है? शत्रुता का। शत्रुता का है। और शत्रु आज के समय में शत्रु बनाने के दो बहुत अच्छे कर्ज ले लो। उपाय। कर्ज ले लो, बिल्कुल। दूसरा, दूसरा आप बताओ सर। खुद को असंयमित कर लो। खुद को असंयमित कर लोगे तो जाहिर सी बात है हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो बीमारी है वो हमको घेर लेगा। ठीक है। तो ये है शत्रुता का भाव। इसके अलावा सातवां भाव जो है विवाह का भाव है, और सातवें भाव से 12वां होने के कारण ये वैवाहिक संबंध के विच्छेद को बताता है। छठवां भाव पार्शियल सेपरेशन है, आंशिक अलगाव। ठीक है। कुछ समय के लिए जो विघटनकारी स्थिति बनती है वो छठवें भाव से देखी जा सकती है। अब आते हैं सातवें भाव पर। सातवां भाव कलत्र भाव है। कलत्र पति या पत्नी। ठीक है। इसके अलावा सातवां भाव और क्या है? कल मैंने बोला था व्यापार। ओपन एनिमी का। हमारे प्रत्यक्ष शत्रु जो हैं वो सातवें भाव से देखे जाते हैं। गुप्त शत्रु छठवें भाव से देखे जाते हैं। छठवें भाव से गुप्त शत्रु देखा जाता है। लेकिन सातवां भाव जो है जो हमारे प्रत्यक्ष हैं
ठीक है, ये सातवां भाव, इसको बहुत दृढ़ता से समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये सातवां भाव हम क्या बोलते हैं? दाम्पत्य का भाव है, विवाह का भाव है, पार्टनरशिप, परमानेंट टाइशिप बोलते हैं। इसके अलावा सातवां भाव बिजनेस का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में सातवीं राशि बाजार की राशि बोली जाती है। तुला राशि को बाजार बोलते हैं ना। तो ये सातवां भाव बिजनेस, 10वें भाव का संबंध जब तक 7वें भाव से ना हो तब तक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ये चीज? यस सर। यहां पर देखो, 5वां भाव हमने कहा था कुदरती उत्पन्न होने वाली चीजें। चौथा भाव मानव के बनाई हुई चीजें। मानव की बनाई हुई चीजें, मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीजें, वो तो बना के रख दिया, लेकिन जब तक तीसरा भाव एक्टिव नहीं होगा तो वो तो स्टॉक हो जाएगा। तो मेरे बनाई हुई चीज का मतलब क्या रहेगा? इसलिए चौथे भाव को व्यय करने वाला तीसरा भाव मार्केटिंग का भाव है। इसीलिए हम तीसरे भाव को सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बोले हैं। स्पष्ट हो रही है ये बात? यस सर। चौथा भाव हम बना के तो रख लिए, बहुत सारी चीजें हमारे पास, हमारी स्टॉक में तो है, लेकिन वो सेलिंग नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? तो तीसरे भाव का संबंध भी 7वें भाव से होना है, तभी बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। गतिमान होगी, चलेगा। ठीक है, स्पष्ट हो रही है बातें? जी सर। ये तो हो गया 7वां भाव। इसके अलावा 7वां भाव और क्या बताता है? 5वें भाव से पहला संतान देखते हैं, 7वें भाव से दूसरा संतान देखते हैं। हो सकता है ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो, बस मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक, 8वां भाव आयु का भाव। तो कुछ लोग बोल देंगे 8वें भाव से तो मृत्यु देखी जाती है, ऐसा कैसे? आप आयु का बता रहे हो। इस तर्क को भी आगे समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में 8वां भाव मृत्यु को नहीं बताता। मोड ऑफ डेथ, ये है 8वां भाव। मृत्यु किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, ये बताता है। मृत्यु के लिए तो दूसरे और 7वें जो मारक भाव है वो पर्याप्त है। 8वां भाव तो जीवन का भाव है, आयु को बताता है 8वां भाव। लेकिन इसके साथ में 8वां भाव जो है आंसू का भाव है। दुख, दुर्भाग्य 8वें भाव से देखा जाता है। वैसे तो 4, 8, 12 ये तीनों ही भाव दुर्भाग्य बताते हैं, लेकिन 8वां भाव इन सारे में भी बहुत ज्यादा दुखदाई है। इसके अलावा जब हम मोड ऑफ डेथ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शमशान का भी भाव 8वां भाव है। छठवां भाव हमारा कमाया हुआ धन। छठवें से तीसरा, ध्यान दीजिए, ऐसा धन जिसको हमको कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना कमाया हुआ धन। 8वें भाव से देखा जाएगा। पैतृक संपत्ति है, इंश्योरेंस 8वें भाव से देखा जाता है। हर प्रकार की रहस्यमयी चीजें, जैसे ज्योतिष भी एक रहस्य है, एक रहस्यमय सिद्धांत है ज्योतिष पूरा। तंत्र, ये भी 8वें भाव से देखा जाता है। पीएचडी लेवल तक का जो रिसर्च होता है, रहस्यमय रिसर्च जो होता है,
वो आठवें भाव से देखा जा सकता है। आठवां भाव शोध का है, आठवां भाव गड्ढे का है, गूढ़ ज्ञान का भाव है आठवां भाव। स्पष्ट हो रही है? फिर आगे बढ़ते हैं नवम भाव। नवम भाव से उच्च शिक्षा। तीसरे भाव में हमने पैर उठाना तो सीख लिया, पैर उठा के हम पहुंच गए कहां तक? नवम भाव तक। वो छोटी यात्रा करवा के नवम भाव पे लाके बैठा दिया। अब नवम भाव हमको बताता है कि हमको लंबी यात्रा, दूर की यात्रा कैसे करनी है। ठीक है। उच्च शिक्षा। चौथे भाव से हमने कहां से कहां तक देखा था? स्कूल से ग्रेजुएशन तक। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, उस लेवल की शिक्षा नवम भाव से देखी जाती है। धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, भाग्य का भाव है, मंदिर की लगी घंटी नवम भाव से देखा जाता है। डीएनए, जिस पर कल खूब सारी चर्चा हुई थी, नवम भाव से देखी जाती है। मैं अभी भी बोलूंगा, पिता भी नवम भाव से ही देखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव मूलतः कर्म का भाव है। नवम भाव भाग्य है, प्रारब्ध है। ठीक है। दसम भाव कर्म का भाव है और कर्म से ही भाग्य बनता है। कल कर्म और भाग्य की थ्योरी पर हमने बहुत कुछ जाना था। दसम भाव से हम कर्म करते हैं। अब ये कौन से कर्म हैं? तो जीवकोपार्जन वाले कर्म भी यहीं पर है। इहलोक और परलोक की गति बनाने वाले कर्म भी यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है। अपना स्टेटस, नेम फेम दसम भाव से ही पता चलता है। करियर, पूरा का पूरा हमारा आजीविका कैसे रहेगा, वो दसम भाव बताता है। इसके अलावा दसम भाव सरकार का भी भाव है। सरकारी चीजें दसम भाव से देखी जाती है। 11वां भाव इच्छा, इच्छा पूर्ति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इच्छा शक्ति जो है वो 11वें भाव से देखी जा सकती है। 11वां भाव जिनका प्रबल है, शुभ प्रभाव में है, वो जो भी इच्छा कर ले उनकी, ये मैं नहीं, पाराशर जी कह रहे हैं। ठीक है। आय, लाभ, जो एक सामान्य लाभ होता है, जैसे मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदा, उसको मैं बेच रहा हूं 50 रुपए में, उस लाभ को 11वें भाव से देखा जाता है। लेकिन 10 रुपए में कोई चीज खरीद करके अगर मैं 500 रुपए में बेचूं उसको, तो उस लाभ को पंचम भाव से देखा जाएगा। लाभ दोनों है, पांचवा और 11वां, लेकिन वो किस प्रकार का लाभ है? कोई बोलेंगे कि 7वें भाव से 11वां है तो वो तो सामने वाले का लाभ बताता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सामने वाले का लाभ बताता है पंचम भाव, लेकिन उत्तरोत्तर लाभ वो जो है 11वें से 7वां, उसका सीधा सीधा अपोनेंट बताता है कि तुम इतना कमाए हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे हूं, प्रतिद्वंदी है वो। तुम 200 रुपए कमा रहे हो, मैं 20,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा, वो पंचम भाव बताएगा। ठीक है। स्पष्ट हो रही है बातें? जी सर। कहीं पर किसी को डाउट? नो सर। 1 मिनट, सॉरी।
इसके अलावा उम्मीद, किसी से हम जो उम्मीद लगाते हैं वो 11वें भाव से ही है, 11वें भाव से ही देखा जाता है। सफलता 11वें भाव से देखा जाता है। मित्रता, ये भी पंचम और 5वें और 11वें दोनों भाव से देखा जाता है। कौन सी मित्रता को 5वें भाव से देखते हैं, कौन सी मित्रता को 11वें भाव से देखते हैं, कोई बताएगा? एक सामान्य मित्र जो है वो 11वें भाव से देखा जाता है। लेकिन जहां पे मित्रता प्रगाढ़ होती है, कृष्ण और सुदामा जैसी, जो विशुद्ध प्रेम का भाव जिसको मैंने बोला था पंचम भाव, वो 5वें भाव से देखा जाता है। कहीं कहीं पर इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरी भी मिलती है, केस जैसे आता है उसके अनुसार उस पर बात करेंगे। लेकिन जो किसी के प्रति हमारा विश्वास होता है वो 11वां भाव ही बताता है। उससे आगे फिर आते हैं हम 12वें भाव पर। 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है। इसलिए हानि का भाव है, लग्न से 12वां है। कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव की हानि करता है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही वो लग्न के आधार पर कही है, ये सारे लग्न के लिए ही विहित है। 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय व्यय का भाव है। अंधेरे की दुनिया या सपनों की दुनिया जिसको बोल सकते हैं, सपनों की दुनिया भी बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सपनों की दुनिया 12वें भाव से देखी जाती है। कल्पना की दुनिया, नींद भी 12वें भाव से देखा जाता है। शय्या सुख तो 12वां भाव है ही। शयन कक्ष भी आ, शयन शय्या सॉरी शयन कक्ष में शय्या 12वें भाव से ही देखी जाती है। खेल 12वें भाव से ही देखी जाती है। विदेश यात्रा, इसके अलावा 9वां भाव कानून का भी भाव है। 9वें से चौथा होने के कारण कानून का घर, कानून का घर कौन सा है? न्यायालय। वहीं से ही कानून फलती फूलती है। तो कोर्ट का भाव है 12वां भाव। एक बिल्कुल अलग धर्म, रीति रिवाज, कल्चर, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, हम अनभिज्ञ हैं, वो 12वें भाव से देखी जाती है। इसके अलावा मोक्ष का भाव है। कल हमने पढ़ा था ना, केतु के लिए नाना और दादी, 12वें भाव से नाना और दादी देखते हैं ना, और वही केतु यहाँ पर मोक्ष भी देने का काम करता है। स्पष्ट हो रही है? चौथा भाव सुख और दुख दोनों को जिस प्रकार देता है। 8वां भाव, मैंने पहले कहा कि 8वां भाव जीवन का भाव है। कैसे जीवन का भाव है? कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कुछ बताएंगे राहुल जी? सर मैं क्या बताऊं? 8वां भाव जीवन का भाव इसलिए है, ध्यान से समझना, पहले से लेकर 8वें भाव तक की यात्रा जब पूर्ण हुई, उसके बाद 9वां भाव क्या आया? धर्म का। 10वां भाव आया अर्थ का। एकादश भाव आया काम का। द्वादश भाव आया मोक्ष का। जीवन तो हमने यहां तक जी लिया, जितना जीना था, जितना हमको मस्ती करना था, हम 8वें भाव तक किए।
उसके बाद फिर हम सोच में पड़ जाते कि अब आगे क्या करना है। वो चार पुरुषार्थ की बात जो आके अटक जाती है दिमाग में कि अब हमारा आगे कैसा रहेगा। एक श्लोक था जिसमें ये बताया गया था कि प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीय नार्जितो धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ऐसा कुछ है। गौर सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसको। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भाव से हमने जीवन की शुरुआत की और पहुंच गए 8वें भाव तक। यहाँ पर जीवन समाप्त हो रहा है ऐसा नहीं है। वो जीवन की गाड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पर इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ आके व्यक्ति इतना टूट जाता है कि बस अब वो भगवान के शरण में जाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। ठीक है। तीसरा भाव, कल हमने कहा था कि किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव की वृद्धि करता है, अ, उस भाव को सपोर्ट करता है, सहायता करता है। स्पष्ट है। लग्न के लिए तीसरा भाव क्या किया? लग्न को सपोर्ट किया, वृद्धि किया। लग्न को अगर मैं जीवन मानूं तो तीसरा भाव भी जीवन हुआ। ठीक है। अब तीसरे से 8वें तक गिनो। 1 2 3 4 5 6। मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं तीसरे भाव को जीवन का भाव बोल रहा हूं तो किसी भी भाव से छठवां भाव उस भाव की प्राप्ति का भाव है। तो यहाँ पर तीसरा भाव अगर जीवनी शक्ति है तो 8वां भाव जीवनी शक्ति की प्राप्ति का भाव है। इसलिए वो जीवन का भाव कहा गया है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 1 3 8 ये भाव जीवन के भाव होते हैं। और 1 3 8 भाव से 12वां भाव, पहले भाव से 12वां भाव हुआ स्वयं 12वां, तीसरे भाव से 12वां भाव हुआ दूसरा, और 8वें भाव से 12वां भाव हुआ 7वां। तो ये 12वां भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव, ये कहीं ना कहीं दूसरा और 7वां तो मारक भाव ही है। और 12वां भाव भी क्या करता है? हॉस्पिटल ही पहुंचाने का काम करता है। स्पष्ट हो रहा है ये बातें? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर 12वां भाव खत्म, चौथा भाव एंड ऑफ मैटर भी है। कोई बहुत परेशान है कि मेरी ये चीजें कब खत्म होंगी, मेरे दुखों का अंत कब होगा, मेरा कोर्ट केस चल रहा है कब खत्म होगा। तो हर प्रकार के चीजों की समाप्ति को चौथा भाव बताता है। छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे याद आते जाएंगी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। एक साथ तो बहुत सारी चीजें हैं, बता पाना संभव भी नहीं है। अ, मैं तो सबको ये बोलूंगा कि अलग अलग जो बुक आप लोग पढ़ते हैं ज्योतिष के, उसमें से जो भी भाव कारकत्व है उसको नोट करके रखें। ये बहुत काम आता है। और सिर्फ भाव कारकत्व ही नहीं, ग्रह और राशि के कारकत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बहुतायत वर्तमान परिवेश में केपी ज्योतिष से फलादेश गलत होता है, इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ भाव और भाव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाव से भाव का संबंध, अरे भाई किसी को जोड़ना है, किसी को बांधना है तो उसके लिए रस्सी तो लानी पड़ेगी। वो रस्सी क्या है? वो ग्रह, वो राशि। राशि के माध्यम से ही भाव और भाव को जोड़ा जा सकता है, ग्रहों के माध्यम से ही भाव और भाव को जोड़ा जा सकता है। इस चीज को छोड़ दिया जाता है। पहले भाव का संबंध दूसरे भाव से हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर आकर फलित फलित जो है वो गलत हो जाती है। लग्न का संबंध 12वें भाव से हुआ, कितनी सारी संभावनाएं बन जाती है कि लग्न जो है विदेश यात्रा करेगा, लग्न जो है हॉस्पिटल पहुंचेगा, लग्न जो है जेल पहुंचेगा। अब क्या सारी चीजें एक साथ हो गई? वहां पर वो जो ग्रह, लग्न का संबंध 12वें भाव से हुआ, अगर चंद्र जैसी कोई ग्रह की स्थिति वहां पर बन गई, तुला राशि जैसी कोई राशि की स्थिति वहां पर बन गई, उससे संबंध, उसके द्वारा संबंध बना, ऐसी स्थिति में वो जेल पहुंचाएगा कि वो विदेश यात्रा कराएगा कि क्या कराएगा?
विदेश रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करें। हर तरीके से ग्रह, राशि और भाव, इसका समूह ही किसी भी फलादेश की सटीकता का मूल कारण होता है। किसी एक चीज पर कोई भी फलादेश निर्भर नहीं करता। कल यही चीज हमने पढ़ा था। मैं एक केस स्टडी को तो लेके आया था, लेकिन इनको देखते हुए मुझे लग तो नहीं रहा है कि उस पर कुछ बता पाऊंगा। एक मिनट। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रॉमिस देखने के लिए स्क्रीन सबको दिख रही है? जी सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर शेयर आप नहीं दिखता है। ओह स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। एक वो मिनट, स्टॉप कर दिया शायद। एक मिनट, एक मिनट। जी सर। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। मधु मैडम आप कर दीजिए। एक मिनट। दिख रहा है सबको? जी सर। जी सर दिख रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी घटना का प्रॉमिस कैसे देखते हैं, तो उसके लिए एक सामान्य सा नियम है कि किसी भाव का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र के द्वारा उस घटना के सहायक, सकारात्मक आदि भाव को सिग्निफाई करे तो वो घटना होती है। ठीक है। यहां पर जैसे कोई, जैसे मैं विवाह की बात करता हूं, विवाह के लिए हम सातवां भाव देखते हैं। सातवें भाव का सब लॉर्ड जो ग्रह होगा वो विवाह की बात करेगा। वो सब लॉर्ड ग्रह जो है वो विवाह की बात करेगा। किसके अनुसार बात करेगा? तो सातवें भाव का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के अनुसार बात करेगा। सातवें भाव का सब लॉर्ड जिस नक्षत्र पर है, ठीक है, तो वो सब लॉर्ड ग्रह जो सातवें भाव में विवाह की बात कर रहा है वो विवाह का सोर्स हुआ। वो प्लेनेट जो है, जिस भाव का सब लॉर्ड हम देख रहे हैं, वो प्लेनेट क्या करता है? वो सोर्स बन के आता है, स्रोत बन के आता है किसी घटना का। और वो घटना लेकर चलता है, किसके पास जाता है? नक्षत्र स्वामी के पास। अब ये नक्षत्र स्वामी को आप मान लो पिताजी हैं। नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड ऑफ प्लेनेट, वो सब लॉर्ड प्लेनेट, ठीक है। वो पिताजी एग्री कर लेते हैं सपोज, तो हम कहते हैं कि सोर्स और जो स्टार लॉर्ड ऑफ प्लेनेट है, जिसको हम इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, जिनका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो घटना बन जाती है, घटना का होना पुष्ट हो जाता है। लेकिन इससे आगे भी एक ताऊ जी बैठे हैं मूछ में ताव देते हुए। ये अगर एग्री करे कि हाँ भाई तुम विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हो, तो ही विवाह होगी, नहीं तो ये मंडप पे कुर्सी जमाए बैठ गए हैं। कैसे आते हो मैं देखता हूं। अगर ये मना कर दिया तो यहां पर विवाह की घटना तो दिख रही है, नक्षत्र लॉर्ड तक विवाह की घटना तो दिख रही है, सब लॉर्ड और भाव के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड तक, यहां तक हमको घटना पता चलता है। लेकिन होगा कि नहीं होगा, अंतिम निर्णय के रूप में इस भाव के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, जिसको हम डिसाइडर बोलते हैं, वो आता है।
ये अगर कहता है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ तो हाँ और ना तो ना कहने के लिए भी इसकी कुछ शर्तें हैं। प्लेनेट भाव का सबलॉर्ड हुआ, सोर्स, ये जहां बैठा है कष्ट कुंडली में और जहां का लॉर्ड बनता है। फिर उसका स्टार लॉर्ड जहां बैठा है और जहां का लॉर्ड बनता है। ये चारों मिल करके घटना को पुष्ट कर देते हैं। घटना का होना नहीं होना यहां से तय हो जाता है। कल हमने नियम पढ़े थे कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है, याद है सभी को? यस सर। नक्षत्र स्वामी का फल देता है तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो। वहां तक फल देता है नक्षत्र स्वामी। सोर्स जो है विवाह को लेकर आया, नक्षत्र स्वामी तक पहुंच गया, नक्षत्र स्वामी कह रहा है कि हाँ मैं विवाह करा दूंगा, मेरे गांव के पड़ोस में एक लड़की है उनके साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अच्छी खासी दहेज भी मिल जाएगी, सारी चीजें बता रहा है वो। लेकिन अगर ये सबलॉर्ड प्लेनेट, सबलॉर्ड ऑफ प्लेनेट, उस सोर्स का जो सबलॉर्ड है, वो कह दिया कि नहीं भैया ये विवाह नहीं हो सकती, वो दादाजी अड़ गए, नहीं हो सकती, तो विवाह वो कितना भी अच्छा रहे, कितना भी अच्छा परिवार रहे, कितना भी अच्छा घटना बने, वो घटना नहीं होती है। अब मैंने कहा कि उसकी भी एक शर्त है, तो वो शर्त क्या है कि इसके पास घटना के केवल और केवल नकारात्मक भाव होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूं विवाह का भाव है 2, 7 और 11। वास्तव में 2, 7, 11 विवाह का भाव नहीं है, 7, 2, 11 विवाह का भाव है। लिखते सभी 2, 7, 11 हैं। उसको जब हम हाउस ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो वो कैसे बनता है बताएंगे। 2, 7, 11 एक सामान्य थ्योरी ले रहा हूं मैं। इससे 12वां भाव उस घटना का विरोध करता है। किस घटना का? विवाह नामक घटना का। तो दूसरे भाव से 12वां हुआ पहला भाव, दूसरे भाव 7वें भाव से 12वां हुआ छठवां भाव, और 11वें भाव से 12वां हुआ 10वां भाव। लेकिन विवाह हो किसका रहा है? स्वयं लग्न का हो रहा है। तो लग्न अर्थात पहले भाव को हम यहां पर नेगेटिव नहीं मानते। विवाह को रोकने वाले सिर्फ 2 ही भाव बने, कौन से? छठवां और 10वां। तो अगर ये सब लॉर्ड के पास केवल और केवल छठवां और 10वां भाव हो तभी विवाह रुकेगा, तभी विवाह नहीं होगी, तभी हम कहेंगे कि विवाह नहीं है। या तो वो नक्षत्र स्वामी के पास छठवां और 10वां भाव आ जाए। नक्षत्र स्वामी के पास अगर पॉजिटिव हाउस भी आता है, लेकिन अगर सब लॉर्ड के पास छठवां और 10वां भाव आ जाता है तो भी विवाह रुक जाती है। तो पहला जो है प्लेनेट लॉर्ड है वो सोर्स बना, उसके बाद उसका स्टार लॉर्ड जो है वो इन्वॉल्वमेंट, नेचर ऑफ इवेंट भी कह सकते हो आप इसको। घटना किस प्रकार की होगी उसकी बात भी ये स्टार लॉर्ड ही बताता है। ये सब लॉर्ड जो है केवल हाँ या ना करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये जो सब लॉर्ड है ये केवल हाँ या ना करने का काम कर रहा है। स्पष्ट हो रही है बातें? इसी आधार पर ही कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी घटना का प्रॉमिस देखा जाता है। इसको एक सिंपल थ्योरी से समझने का और प्रयास करते हैं। ये इमेज देखिए, ये जो बैलगाड़ी में सामान रखा हुआ है ये सोर्स है, ठीक है। ये बैलगाड़ी के जो चक्के हैं ये स्टार लॉर्ड है, और इसको खींचने वाला ये जो व्यक्ति है ये है सब लॉर्ड। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास सामान तो आ गया, लेकिन इसका ये जो पहिया है यही खराब है,
तो क्या ये सब लॉर्ड उस गाड़ी को खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट हो रही है बातें? यस सर। दूसरा थ्योरी ये आता है, सोर्स। सोर्स के पास घटना है ही नहीं, सोर्स के पास सामान है ही नहीं, तो वो गंतव्य तक किसको पहुंचाएगा? अपने डेस्टिनी तक वो किसको ले जाएगा? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तब भी उसका अस्तित्व समाप्त है। अब तीसरी जो बातें आती है, आपके पास ये गाड़ी भी तैयार है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला ये ड्राइवर बीमार पड़ गया है, वो बोल रहा है मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अब क्या करेंगे? तब भी वो घटना वहीं की वहीं रह गई, वो घटना होगा ही नहीं। स्पष्ट हो रही है ये तीनों चीजें? जी सर। सिर्फ राहुल जी को स्पष्ट हो रही है, बाकी सारे लोगों को भी नहीं हो रही सर, है? सबको म्यूट रखा हुआ है ना, इसलिए आवाज नहीं आएगा। ओके। हाँ जी। मैं अनम्यूट करूँगा सर एक बार। जी। ओके सर। आप सभी अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल आप समझ में आ रहा है जी। समझ में आ रहा है सर जी। सर एक सर, एग्जांपल समझ से आ रहा समझा है। दीजिए सर। एक एग्जांपल दे देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा शायद। सर जी सर, एग्जाम्पल मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा सर। वैसे आप समझ में आ रहा है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो सर। इतना सरल होगा। जी सर, समझ आ रहा है। सर, could you hear me? हाँ हेलो, सर आप अनम्यूट हो गए नमस्कार हैं। सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर, अभी आपने बोला कि जो ये गाड़ी का एग्जांपल देख के आपने बोला सोर्स है, हाँ हाँ एंड सब लॉर्ड इज आल्सो रेडी, दैट इज स्टार लॉर्ड इज रेडी, बट सब लॉर्ड इज नॉट रेडी टू मूव, या वो इल है। बट अगर उसके पास मेन हाउसेस नहीं है इवेंट को डिनाई करने के लिए, लाइक बिल्कुल 6 and 10, और सब स्टार लॉर्ड के पास 2 7 है, मतलब मेन हाउस 7 है जो शादी का प्रॉमिस है, बिल्कुल। तो भी शादी नहीं होगी? अगर सब लॉर्ड के पास 6 और 10 है तो शादी नहीं होगी किसी भी सर, स्थिति में। सब लॉर्ड के शादी पास की बात, डिनाइल हाउस, सर मैं बोल रही हाँ हूँ सब लॉर्ड के पास डिनाई करने का भी कोई नंबर नहीं है और शादी करने का भी नंबर नहीं है, मीन्स ना तो नहीं 6 10 नहीं है नहीं, ना ऐसी स्थिति में 7 है। शादी हो जाती है, ऐसी स्थिति में शादी हो जाती है, हाँ, क्योंकि दिस वो व्हाट आई सिर्फ एम आस्किंग। घटना के सहायक भाव होते हैं। घटना के सकारात्मक भाव जो उस घटना को सपोर्ट करते हैं, वो भाव भी विवाह करा देते हैं। सपोज अगर किसी के नक्षत्र लॉर्ड के पास 2 7 11 में से कोई भाव ना हो, जैसे 5 और 9 आ गया, हाँ 3 जी 5 3 5 आ गया, तो ये उस घटना को सर, डिनाई नहीं करते, जो उस डिनायल घटना नहीं को है ना, सपोर्ट करते वो हैं। बिल्कुल वो मैं बिल्कुल यही इसी क्वेश्चन पे पूछ रही थी कि आपने बिल्कुल सब लॉट बिल्कुल। बोला, ड्राइवर इज नॉट रेडी टू मूव, मतलब उसके पास, हाँ सपोज करो वो अनफिट है लेकिन उसने डिनाई नहीं करा, वो 6 10 नहीं ले रहा, हाँ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल होगी होगी तो फिर तो होगी। कोई ना कोई धक्का मार ही देगा ग्रह आके बिल्कुल शादी के लिए। बिल्कुल सो बिल्कुल, आप दोनों सही हो, हैं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भाव आ रहे हो तो दोनों हो तो हम ये देखेंगे कि नेगेटिव ज्यादा बलशाली है, ज्यादा स्ट्रांग है, या पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रोंग इसके मतलब लिए किस सेंस में देखेंगे वो, मतलब? स्ट्रांग जो हम ABCD लेवल पर सिग्निफिकेटर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ सिग्निफिकेटर हाँ के लेवल में, हाँ, मतलब टेंटेड है अनटेंटेड है, वो जो देखते हैं वो हम। सारी चीजें आएंगी। बिल्कुल। प्लीज सर विद एग्जांपल सर। हाँ ठीक है, नोट जी कर सर। लीजिए सभी को। सर ये साइन लॉर्ड पूछना था, प्लीज ये बताएंगे। साइन साइन लॉर्ड लॉर्ड मतलब नहीं राशि समझ में स्वामी। आया। नहीं साइन वो तो लॉर्ड समझ का में आ अभी गया। तक मैंने कोई उल्लेख कहीं पर नहीं किया, ओके। वो केवल यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझाने के लिए बना दिया गया है। बाकी हमारे पास तीन ही चीज है। एक तो प्लेनेट, प्लेनेट का हाँ मतलब जी। कस्पल सब लॉर्ड, दूसरा हाँ जी। उसका स्टार लॉर्ड, और तीसरा उसका सब लॉर्ड। ठीक है, हाँ जी, जी सर। ठीक है। आगे ठीक है। बढ़े। सब लोड का स्टार लोड और सब लोड का सब लोड, करेक्ट है सर? बिल्कुल उस बिल्कुल भाव का, मान लिया शादी का देख रहे हैं तो 7वें भाव का, नौकरी का देख रहे हैं तो 6ठे भाव का, इस तरीके से बिल्कुल ना सर? बिल्कुल। जी, जी सर। सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। केवल मैं प्रॉमिस को लेके ही समझाता हूँ, इवेंट तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है। प्रॉमिस कैसे देखते हैं ये मैं बता देता हूँ आज।
ये कोई किसी की चार्ट है, एक एग्जांपल चार्ट लेते हैं हम। यहाँ पर हम मैरिज देखते हैं, सपोज क्या देखेंगे, ये 7वां भाव, 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन बन रहा है यहाँ पर, मार्स। स्पष्ट हो रही है। जी ये भाव चार्ट है जी। जिसको हम निर्यण भाव चलित बोलते हैं, कस्पल चार्ट। कृष्णमूर्ति पद्धति में ये 2 ही कुंडलियां चाहिए हमको, एक तो साधारण लग्न चार्ट और एक कस्प चार्ट। और ये भी पाराशरी की तरह भाव मध्य के से भाव मध्य को आधार मानकर नहीं बनती, ये भाव आरंभ को आधार मानकर बनती है। यहाँ पे सारी चीजें भाव आरंभ से ही है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 7th कस्पल सबलॉर्ड जो बना वो मार्स, मंगल। अब यहाँ से देखते हैं कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो मंगल मंगल। खुद है, मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में है, ठीक है। जी जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आ जाता है तो उसको रेनफोर्समेंट बोला जाता है। जब किसी ग्रह के नक्षत्र में कोई हो तो उसको टेनेंटेड, और किसी ग्रह के नक्षत्र में कोई ना हो, कोई भी ग्रह ना हो, तो उसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। इस तीनों का भी ट्रीटमेंट, इस तीनों का भी जो केस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मंगल जो है अपने ही नक्षत्र में है, और मंगल गुरु के सब में है। आ गई कि देख कैसे रहे हैं 7वें जी भाव, ये जो भी कर रहे हैं प्लीज इसको हटाइए। 7वें भाव का सब लॉर्ड मंगल है, वीरेंद्र जी। 7वें भाव का सब लॉर्ड मंगल है, मंगल जो है अपने नक्षत्र में है और गुरु के सब में है। ये इतनी चीज हम यहाँ से देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए मंगल बैठा कहाँ है वो बताता है बी, और कौन कौन से भाव का स्वामी है वो बताता है डी। मंगल बैठा कहाँ है, 7th हाउस में। 7वें भाव में। और मंगल की राशियां कस्प कुंडली में कहाँ है, जहां पर भाव की बात आती है वहां पर कस्प कुंडली ही देखेंगे। कस्प कुंडली का एक ही यूज है, ग्रह कहाँ बैठा है और उसकी राशियां कहाँ पर है उसमें, उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो मंगल जो है 7वें भाव में बैठा है और मंगल की राशियां 5वें और 10वें भाव में पड़ रही है। मंगल अपने ही नक्षत्र में है, और नक्षत्र लॉर्ड भी 7वें भाव में बैठा है। नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है वो बताता है ए, और नक्षत्र लॉर्ड की राशियां कहाँ हैं वो बताता है सी। स्पष्ट हो रही है ये चीजें। जी सर। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि मंगल 7वें, 5वें और 10वें भाव का सिग्निफिकेटर बना, ठीक है। यस ये सर। ई कॉलम जो है वो सबलॉर्ड है कि कौन से भाव का सबलॉर्ड ये प्लेनेट है। इस प्लेनेट, ये जो प्लेनेट सामने लिखे हुए हैं ये कौन से भाव के सबलॉर्ड बनते हैं वो ई कॉलम बताता है। जैसे 7वें भाव का सबलॉर्ड बना मंगल, 5वें भाव का सबलॉर्ड बना सन। स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप जिसको हमने सोर्स बोला, प्लेनेट कौन सा है 7th कस्पल सबलॉर्ड, मार्स। मार्स कहाँ बैठा है 7वें भाव में, मार्स के पास कौन सी राशि है, मार्स के पास, मार्स की जो राशि है वो कौन कौन से भाव में है, 5वें और 10वें भाव में। मार्स अपने ही नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र है ना, जी सर, धनिष्ठा 2 में। ठीक है। तो जी ये सर। नक्षत्र स्वामी मंगल, ये बता रहा है इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर 10वां भाव तो है, 10वां भाव क्या कर रहा है, विवाह का विरोधी भाव है, लेकिन ग्रह जहां पर बैठा है, पीछे देखिए, ग्रह जहां पर बैठा है, देखो ग्रह जहां पर बैठा है वहां का बी लेवल सिग्निफिकेटर बना, और उसकी राशियां जहां पर है वहां का डी लेवल सिग्निफिकेटर बना। स्पष्ट है। तो कहाँ का मजबूत सिग्निफिकेटर हुआ, वो कहाँ का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बना, बी लेवल 7वें भाव पर। का, बी लेवल पर। जी सर। क्लियर हो रही है बातें। तो यस सर। यहां पर मैं देख रहा हूं कि
जहां पर मेरे को चाहिए था स्ट्रॉन्ग होने वाली बात, तो यहां पर सातवें भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है मंगल। ध्यान दीजिए इस बात को, सातवें भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है मंगल। अपने नक्षत्र के द्वारा भी वो सातवें भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है, इसलिए विवाह तो देगा, विवाह देगा। ये अभी हम पहले और दूसरे स्टेप की ही बात कर रहे हैं। पहला मंगल जो है विवाह नामक पहुंच गया गाड़ी में, गाड़ी में सामान रखा दिया गया। अब गाड़ी का पहिया भी तैयार है, लेकिन एक पहिए में जो है हवा कम है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, गाड़ी चल लेगी। कुछ अड़चन तो होगी, कुछ अड़चन के साथ गाड़ी चलेगी। स्पष्ट हो रही है बातें। अब Yes. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम ये फाइनल कर दिए कि विवाह होनी तय है, लेकिन कुछ अड़चनें आएंगी, क्योंकि 10वां भाव रुकावट का भाव है, वो कुछ अड़चन देगा। जैसे हमने 6वां भाव को पार्शियल सेपरेशन बोला था, 10वां भाव परमानेंट सेपरेशन का भाव है। तलाक के लिए 10वां भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 6वें भाव से भी ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान देंगे। अब ये क्या हुआ, यहां तक कुछ अड़चन के साथ विवाह होने की पुष्टि हो गई। अब हम देखते हैं कि जुपिटर, जुपिटर के पास विवाह को नकारने वाले भाव है 6वां। बाकी 4था भाव सुख का है, 9वां भाव 7वें से तीसरा होने के कारण सामने वाले व्यक्ति के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम वागदान बोलते हैं। जब सगाई होती है तो कौन कौन से भाव सक्रिय होते हैं, तृतीय हाउस, तीसरा भाव, क्योंकि लग्न से तीसरे हमारा कम्युनिकेशन, 7वें से तीसरा 9वां भाव सामने वाले का कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन किस चीज का हो रहा है, विवाह का। तो 7, 3 और 9 ये विवाह के फाइनल होने और सगाई की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 9वां भाव तो सुख का भाव है, वो विवाह को डिनाई नहीं करता। विवाह को नकारने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है, वो कौन सा है, 6वां। अब हम देख लेते हैं कि 4था भाव ज्यादा प्रबल है कि 6वां भाव ज्यादा प्रबल है। बहुमत किसका है, सपोर्ट करने वाले भाव का या नकारने वाले भाव का। तो इसके लिए हम कहा जाते हैं, फिर से उसी सिग्निफिकेटर को देख लेते हैं। देखो चौथे भाव का जुपिटर जो है वो चौथे भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बना, स्पष्ट हो रही है बातें। यस सर। और 6वें भाव का वीक सिग्निफिकेटर बनता है, जिसमें से 9वां भाव भी उसके साथ ही है। 4 और 9 भाव तो सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक ही भाव ऐसे हैं जो नकार रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी एक भाव या कोई भी एक ग्रह कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ अकेला 6वां भाव कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकता, सिर्फ अकेला 6वां भाव कभी भी विवाह को नहीं नकारेगा। स्पष्ट। यस। जब वो 6वें के साथ अगर 10वां भाव आ जाता तो ही विवाह की मनाही होती। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या निर्णय करते हैं ये बताइए। मैडम जी आप बताइए, अभी सर क्वेश्चन कर रहे थे। मैं अनम्यूट करता हूँ सर। हाँ, आप अनम्यूट है, बता सकते हैं मैडम। सर आई थिंक मैरिज नहीं होएगी, फिक्स हो जाएगी शायद। बट शादी होने की जो घटना है वो आगे जाके कोई और ग्रह सपोर्ट करेगा। बट सर फिर भी मुझे ये थोड़ा सा ये डाउट है कि 6 में डिनायल हाउस भी है। अम, सर सर शादी हो मेरा जाए। सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप म्यूट हो गए हैं मनीष सर। हाँ प्रश्न बाद में लेते हैं, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। मैंने कहा स्टेप 1 और स्टेप 2 सोर्स और इन्वॉल्वमेंट दोनों विवाह देने के लिए एग्री है। कुछ
विसंगतियों के Yes. साथ कुछ स्ट्रगल होगा कुछ। ऑब्स्टेकल, हाँ कुछ ऑब्स्टेकल आएंगी, ये क्लियर है। यस सर। लेकिन Yes, विवाह sir. होगा, यहाँ तक हम तय करते हैं कि विवाह, सर आप म्यूट हो गए हो। लेकिन अंतिम निर्णय कौन देगा? ये ताऊ जी, सब लॉर्ड जुपिटर, ठीक है। यस सर। और जुपिटर जो है फोर्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है, नाइन्थ हाउस भी उसको सपोर्ट करने वाले हैं विवाह को। केवल अकेला छठवां भाव क्या विवाह को मना कर देगा? विवाह होना चाहिए। 1000% यहाँ पर मैरिज होगी। एक अकेला भाव कभी भी मना ही नहीं करता। अगर यहाँ पर 6 के साथ में 10वां भाव भी आ जाता तो नेगेटिव हाउस जो है उसकी संख्या ज्यादा होने के कारण, उसको बहुमत मिलने के कारण हम एक बार ये डिसाइड कर सकते थे कि यहाँ पर विवाह नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर विवाह होगी। सर यदि स्पष्ट मान हुआ? लो, हाँ जी सर, सर यदि मान लो यहाँ पे फोर्थ हाउस नहीं होता और जी, सिर्फ 6 और 9 ही होता इन केस, 6 और, हाँ ठीक है। अब क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति में भी हम फिर से वो स्ट्रॉन्ग कहाँ का है, ओके, फिर से वही स्थिति लाते। एबीसीडी लेवल पे ही है ना? बिल्कुल, जी उन सर। दोनों स्थिति में कहाँ का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम निर्णय करते। अगर ऐसी स्थिति में सर मान लो 9th हाउस का स्ट्रॉन्ग हाँ सिग्निफिकेटर बन जाता है हाँ, और छठे भाव को कमजोर बन जाता है तो शादी होगा, डेफिनेटली मैरिज होगी, बिल्कुल होगी। और इसके विपरीत सिग्निफिकेटर बना दिया और 9th हाउस को कमजोर बन गया, अब क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगा। ओके। बिल्कुल जी ठीक है। सर। जी सर। अजय सर, आप कुछ कह रहे हैं? अजय सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा था जैसे चौथा भाव जो है वो हाँ, 7वें भाव से 10वां भाव है, तो हम्म 7वां भाव विवाह का है और 10वां हम्म, भाव विवाह की सफलता का भाव भी बनता है, तो चौथा बिल्कुल, भाव। तो इसलिए ये चौथा भाव उसको पूरा सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, शादी के लिए, बिल्कुल और उसको सक्सेस तक लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं मंडप के फेरे लगाएगा, और उसको सफल भी बनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। प्रतीक्षा मैडम आप अनम्यूट कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। जी सर। सर हाँ, नमस्कार क्योंकि सर। जी, नमस्कार मैम। सर प्रश्न ये है सर कि हम बिल्कुल नए हैं, तो सर इसमें जुपिटर कैसे सब लॉर्ड बना, ये कैसे निकालेंगे कि जुपिटर सब लॉर्ड है? पहला प्रश्न ये रहा सर। हाँ इसका पूरा कैलकुलेशन है। जब हम कल हम जब जैसे पढ़ रहे थे, नक्षत्र के बाद उप नक्षत्र का विभाजन हुआ जी तो वो किस डिग्री पर आया। एक मिनट, मैं पीछे लेता हूँ। ये जो, जैसे मैं मार्स की बात कर रहा हूँ, मार्स मंगल, मंगल जो है वो मकर राशि के 27 डिग्री 38 मिनट और 36 सेकंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर राशि लॉर्ड कौन होगा, नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा, सब लॉर्ड कौन होगा, ये इस पर्टिकुलर डिग्री की बात कर रहा हूँ। ये हमको एक टेबल होती है 1 to 249 जिसको सब लॉर्ड टेबल बोलते हैं, वहां से देखा जाता है। इसका कैलकुलेशन हमने नहीं बताया था क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट हम अपने मेन कोर्स में दे देंगे। ये जी सर। चीज वहां से पता चलती है। आया, स्पष्ट हो रही है बातें? जी सर। देख कैसे रहे हैं ये हमको समझ में आया कि हम कैसे देखें कि भाव का सब लॉर्ड लिए, भाव का सब लॉर्ड, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड देखे, फिर उसका सब लॉर्ड देखे। जी सर। ठीक है। और सर, सर एक एक प्रश्न और सर, सर वो ABCDE प्लीज सर एक बार समझा दीजिएगा, ABCDE कहाँ तक जाता है? हाँ, ए का मतलब पहले हम देखते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य कहाँ बैठा है उसको हम लिखते हैं बी में, कहाँ का लॉर्ड है उसको लिखते हैं डी में। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो देख लेते हैं। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है उसको लिखते हैं ए में, और उस नक्षत्र लॉर्ड की राशि वो कहाँ का स्वामी है, तो वो कहीं का स्वामी नहीं बना है, तो इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक है। क्लियर हुआ? और ई यस। जो है, उस सूर्य जो है किस भाव का सब लॉर्ड बना है वो ये बताता है। तो सूर्य जो है वो 5वें भाव का सब लॉर्ड बना है, ये ई कॉलम है। चंद्र जो है 1 और 11 भाव का सब लॉर्ड बना है, ऐसा देखते हैं इसको।
जी सर। ठीक है। जी सर। मैडम ये कैफी सिग्निफिकेटर है। जब हम मेन कोर्स करेंगे तो इसमें ये सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जी मोहन वर्मा सर। ओके। ठीक है सर, सभी के। स्लाइड और बने हुए थे, बट समय को देखते हुए शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए जी सर। मैं आगे की चर्चा मधु मैम, राहुल सर। सर आप एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर दीजिए। मेरी जो आने वाली कोर्स है, वैसे तो कोर्स बहुत सारी आने वाली है, लेकिन अभी जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो मूलतः टाइमिंग ऑफ, और जिनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, बजाय जिनको बेसिक नहीं आती। जी सर। किसी को धोखे में नहीं रखूंगा, इसलिए ये चीज़ क्लियर करना आवश्यक था। मैं छोटे छोटे कोर्स ही लेकर आ रहा हूँ। जैसे अभी मैंने किसी घटना का समय कैसे निकालेंगे, जैसे किसी का विवाह होगा तो कौन से महीने में होगा, किस दिन होगा, कोई संतान का जन्म हो रहा है तो किस दिन होगा, कितने बजे होगा, मतलब घटना के पिन पॉइंट को वहां पर डिकोड करने का प्रयास करता हूँ कि जो मेरी खुद की रिसर्च है, मैंने कल बताया था, एक ही पॉइंट को लेकर मैंने 8 साल तक उस पर अपना माथा फोड़ा है, अपना सर पीटा है उस पर। ये कहाँ से कैसे आया, क्या हुआ, चीजें कहाँ से कैसे हो जाती है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे कुंडलियों के अध्ययन के बाद मैंने वो निचोड़ निकाला है। वो सारी चीजें मैं लेकर अभी यहाँ पर, आपको अगर ये स्लाइड शो हो रही होगी तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ये कुछ इवेंट सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं, इसके अलावा कुछ होते हैं हिडन सिग्निफिकेटर, जो स्पष्ट रूप से सामने दिखते नहीं है लेकिन वो घटना दे जाते हैं। तो इस पर मैंने रिसर्च किया हुआ है, ये कैसे आया करके, ये चीज मैं वहां बताने वाला हूँ। और इसके आधार पर ही मैं घटना के समय को पिन पॉइंट करता हूँ। जी सर। तो जी अभी सर। का जो मेरा कोर्स है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट पे है। कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, 1 महीना। और मेरे कुछ शुभ चिंतकों को तो ये भी भरोसा है कि आप 1 महीने में करा ही नहीं सकते, वो 2 महीने 3 महीने तक खींचेगा करके, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो कोर्स कंटेंट है, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जी, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बेसिक है, ये एडवांस ही है कोर्स, बेसिक नहीं है। बेसिक मैं इसमें कुछ बताऊंगा, हाँ। ऐसा एडवांस लेके जाऊंगा, बेसिक तो बताऊंगा। जब तक आपको मैं आधारभूत जानकारी ना दूं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ हद तक बेसिक बताऊंगा। कहने का ठीक है। आशय ये है कि अगर आप पहले से ही ज्योतिष को जानते हैं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अनुकूल हो इसमें जाएगा। आप मुझे ये बोलेंगे कि राशि, वृषभ राशि क्या है, वृषभ राशि के सिग्निफिकेटर, ये वो ऐसी चीजें, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ही टच करूंगा, बाकी आपको खुद से ही जाननी होगी। मेरा मूल फोकस जो रहेगा वो घटना के टाइम को निकालने पर रहेगा, कोई घटना किस समय होने वाला है। ठीक है। जी सर। सर यही तो मेन है, प्रिडिक्शन सीखना है। 1 मिनट, मेरा कोर्स कंटेंट जो है, बेसिक सारा होगा, लेकिन सर का मेन फोकस होगा टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर। घटना कौन से दिन होगा, कौन से महीने होगा, तो सर का पसंदीदा विषय वही है। ठीक है। बाकी सारा बेसिक आपको कवर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये कोर्स प्रश्न कुंडली का नहीं है। ये कोर्स जन्म कुंडली का है, टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर। अभी सर कोर्स कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप सभी को पता चल जाएगा। कोर्स तो सिंपल है, आप कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। सिंपल सा कोर्स है। टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटना का समय कब होगा, शादी होगा तो कब होगा, संतान होगा तो कब होगा, सीधा आपको ये दिन स्क्रीन और शेयर महीने की हो बात रही होगी। है। जी सर। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये मेरा मेन कोर्स है। इसके यस सर। कंटेंट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें होने वाले हैं। ठीक है। एक तो यस। बेसिक फंडामेंटल जो है, केपी किस थ्योरी पर वर्क करती है, वो हम बताएंगे। जो हाउस ग्रुपिंग है और अच्छे और, वो बताएंगे। किसी घटना के लिए कौन से हाउस अच्छे हो सकते हैं, कौन से बुरे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर घटना के लिए। वैसे कोई हाउस अच्छा और बुरा नहीं होता, कल हमने इस पर चर्चा किया था। वैसे ही कौन सा ग्रह घटना को
फाइनल परिणाम देगा, कौन सा ग्रह घटना को रोकने का काम करेगा, प्रॉमिस कैसे देखने हैं, ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा वहां पर। और उसके बाद जो सिग्निफिकेटर पर मेरे रिसर्च है, एक तो प्राइमरी सिग्निफिकेटर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, उसके बाद आता है इफेक्टिव सिग्निफिकेटर जिसको हमको खुद बनाने पड़ते हैं, वो कैसे निकला क्या हुआ। उसके बाद आता है फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर जो घटना को अंतिम परिणाम देता है। ये केवल 3 ही प्लेनेट ऐसे निकलते हैं जो घटना को अंतिम परिणाम देता है, ठीक है। और एक होता है जॉइंट सिग्निफिकेटर। जॉइंट सिग्निफिकेटर जैसे मैं ये कहता हूं कि 7वें भाव का सब लॉर्ड जो भी प्लेनेट है उसका सब लॉर्ड अगर 11वें भाव का प्लेनेट 11वें भाव का सिग्निफिकेटर बना, 7वें भाव का सब लॉर्ड जो भी प्लेनेट है उस प्लेनेट का सब लॉर्ड अगर 11वें भाव का सिग्निफिकेटर बना तो वो होता है 7 और 11 का जॉइंट सिग्निफिकेटर। जब भी विवाह की बात आएगी ये ग्रह सामने आ जाता है, यही ग्रह ही विवाह देगा। इसको जब हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कोई भी चीजें ऐसी है जो मैं आपको ओरली नहीं बता पाऊंगा, वो जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल ना दिखाऊं तब तक क्लियर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो टाइमिंग ऑफ इवेंट की थ्योरी है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, डीबीए एक किसी घटना के होने का जो सही दशा भुक्ति और अंतरा है वो कौन सा होगा, वो वहां पर चर्चा की जाएगी। और फिर घटना कौन से मंथ में होगा, कौन से दिन में होगा, और समय का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे चाइल्ड बर्थ को लेकर बात होती है वहां पर कितने समय होगा, इस पर बात होगा। तो ये मेरे कोर्स के मूल कंटेंट है और इसके बाद इस पर कुछ प्रैक्टिकल केस भी हैं और कुछ मेरे खुद के जो अनुभव किए हुए रूल हैं वो सारी चीजें मैं आप सबके सामने रखूंगा और फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड ही रहेगी। यस सर। जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो आए, जो अगर ये समझते हैं कि नहीं हमको सारी चीजें मिल जाएगी उसके लिए बिल्कुल बेकार है। जी सर। बाकी आगे राहुल जी, मधु मैम आप देख जी लीजिए सर। और इसमें कुछ ऐड करना है हाँ, हटाना है जो भी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे कई सारे ओल्ड स्टूडेंट भी है ना। टाइमिंग ऑफ इवेंट सर का बहुत पसंदीदा विषय है और सर ने ऐसे बहुत सारे केस स्टडी किए हैं शादी को तारीख को लेकर जिसका कभी गलत नहीं गया, है ना। मतलब विवाह की डेट और ऐसे बहुत सारे उदाहरण लाइव सर का है। तो हाँ, ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो वहां पे परेशानी का अनुभव करते हैं कि सर हमें गोचर दशा भुक्ति अंतरा, है ना, वर्ष फल कथन करना, कौन से महीने घटना होगी, कौन से दिन घटना होगा, है ना, मेल संतान होगा फीमेल संतान होगा, ये स्पेशल, है ना। सर का इस चीज पे विशेष पकड़ है। हाँ, तो आप सभी के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा मैसेज आ रहे हैं नीचे की, क्या बेसिक होगा क्या, आपने सर का 2 दिन का डेमो देखा, है ना। इस डेमो में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सर कितना अच्छे से बेसिक कवर करते हैं, है ना। तो आपका चाहे एडवांस कोर्स हो रहा हो तो भी सर पूरी तरह से पूरा माहौल बनाकर बेसिक सारी बातें बताकर ही आगे बढ़ेंगे, है ना। और वो शुभचिंतक मैं ही हूँ, मैंने ही कहा था सर को कि सर आपका कोर्स 2 महीने जाएगा, है ना, क्योंकि सर इतना शांति से बताते हैं 1 महीने में हो ही सकता, ये मेरे को 1 महीने में हो जाएगा, मैंने कहा 2 महीने में जाएगा। सर बहुत अच्छे से बताएंगे, आपके बेसिक 100% कवर करेंगे, है ना, बिना किसी प्रॉमिस के भी। तो ये मैं जानता हूँ सर को, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए मधु मैडम। हाँ, और जी, ठीक है, इस कोर्स का स्टॉप कर सकते हैं सर हाँ जी, स्क्रीन। हाँ जी सर, हाँ जी मैडम। हाँ हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों के सबके प्रश्न लेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाइए। अभी जो ये कोर्स हाँ है 23rd से सर स्टार्ट हो रहा है, 23rd ना? जी। हाँ, हाँ टेंटेटिवली 23rd सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शुभारंभ तो वैसे हो ही गया हमारा अभी 2 दिन की क्लास से, और 23 तारीख से हमारी ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसका जो फीस है, वैसे तो सर के कोर्स का फीस मैं मानती हूँ कि अमूल्य कोर्स है। इसका मतलब कोई हम एनर्जी एक्सचेंज या फीस कह के भी मतलब एक मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शायद। तो सर का जो कोर्स है, पर सर की हमेशा भावना रहती है कि मैं हमेशा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूँ। तो सर ने बहुत ही मिनिमम इसका रखा है एक एनर्जी एक्सचेंज,
जो सिर्फ एक नाम मात्र है, ठीक है, जो कि 6666 है। तो और सर ने स्पेशल ऑफर भी रखा है, जो लोग आज इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 5100 है, जो आज ज्वाइन करते हैं। तो वैसे फीस इसका 6666 है, पर इसकी एक्चुअल कीमत 21,000 से कम नहीं है। मतलब आप पढ़ोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि सर को कुछ और भी दे, मतलब इतना हम कम फीस दे रहे हैं, तो आपका पढ़ने के बाद भी मन करेगा कि नहीं कुछ और भी देना चाहिए, इतना कम फीस में हमने इतना कुछ सर से लिया है। और वैसे मुझे लगता है कि 2 दिन की क्लास में सर ने इतना कुछ दे दिया, जो मतलब उम्मीद से परे था। तो जब हम सर के साथ 1 महीने से लगभग ज्यादा समय रहेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो राहुल सर, आपको वो डाल दीजिए पेमेंट डिटेल, तो जो लोग करना चाहते हैं एनरोल, वो आप चाहे तो टोकन अमाउंट आज कर दें, बाकी आप 23 तक क्लियर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी मैडम। हाँ, और जिन लोगों के प्रश्न है, अपने एक एक करके प्रश्न देते हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सर किसी प्रश्न आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग और पीडीएफ हाँ हाँ, फाइल भी मिलेगा क्या? तो अभी मैंने उसको स्पष्ट किया था, वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन ओके, मैं ये बोल के अभी से नहीं रखूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग दूंगा करके। मैं पहले आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कि आप कितना करते हो। आप है ना गुरुकुल परंपरा से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मनीष सर कॉपी का नहीं हमेशा से कराऊंगा, फंडा रहा है। मेरा शुरू से एक सिद्धांत है, मैं जी कॉपी सर, नहीं कराऊंगा, मैं आपके अंदर घुसाऊंगा चीजें, क्या जी है, सर, कितना है, क्या कैसे करना है। बिल्कुल। पीडीएफ दे दूंगा, या क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप फिर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, ये दिमाग में रहता है तो क्लास अटेंड नहीं करोगे, और क्लास अटेंड अगर नहीं किए तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है। जी सर। यस तो वो संभावनाएं मेरे साथ नहीं हो सकती। सर। बिल्कुल सर, जैसा कि बाकी सर ने रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मिल जाएगी, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन आप सर की भावनाओं को समझ रहे हो ना? ठीक है। नहीं सर, हम सब भी चाहते हैं कि लाइव ही पढ़ें, क्योंकि एक भी क्लास आपकी छूटनी या फिर 1 मिनट भी मिस करना, बहुत कुछ मिस करने जैसा है। जी, जी रूपक सर, आप प्रश्न हाँ, अपना दे सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बस। अच्छा सर, बस मेरा सिर्फ एक यही प्रश्न है। मैं तो जैसे हाँ, पहले भी आपसे पढ़ा हुआ हूँ, अगर आपको ध्यान हो। जी जी। इतने स्टूडेंट आपके साथ आगे निकले हैं। सर मेरा बस एक प्रश्न ये है कि जैसे जो टाइम ऑफ इसमें केपी में जो एक बर्थ रेक्टिफिकेशन वाली तो जो अब आपने जो रिसर्च की है, वो जो समस्या एक अमूमन 70% केस में आ जाती है कि भाई नहीं रिजल्ट आ रहा, तो हम ये बोल देते हैं कि जी भाई टाइम का 10-5 मिनट आगे पीछे होगा। तो वो हम क्या उस चीज को खत्म कर पाए हैं इस रिसर्च के साथ में? इस चीज को खत्म किया जा चुका है। बर्थ अच्छा। टाइम रेक्टिफिकेशन पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं जी मानता जी ही नहीं हूँ। जी वहां पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसलिए लोगों को जरूरत होता है क्योंकि जो सब लॉर्ड है वो कुछ मिनटों में बदल जाते हैं, जी। लेकिन दूसरी थ्योरी बनती है ये, कि जब हम सब लॉर्ड से प्रॉमिस ना देखें तो प्रॉमिस देखने का दूसरा तरीका क्या होगा। तो अच्छा। इसके लिए, जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, जी अभी हम देख रहे थे सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड। जी जी। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड कहाँ उसका फिर हम पूरे कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब में है, ये देख रहे थे। अब हमको वो नहीं देखना है। जब भी अच्छा। ऐसी स्थिति आती है, हमको ये देखना है कि सातवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ओके और वो किसके नक्षत्र में बैठा है, जिसके नक्षत्र में बैठा है वो प्लेनेट क्या 2711 को सिग्निफाई करता है। ओके, फिर तो समस्या सॉल्व हो गई जी। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ से भी रिजल्ट मिलता है, और एग्जैक्टली हम जो सिग्निफिकेटर बनाते हैं एबीसीडी, वो जी इसी जी। सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं, इसी ओके। सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं, और उसी को ही मैं निर्णय का आधार मानता हूँ जो सिग्निफिकेटर बन रहा है। ठीक है। हाँ जी। तो बिल्कुल। जहां पर भी ये विसंगतियां आए, आप इस तरीके से ये वाली थ्योरी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक ठीक है है। सर। बहुत बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। जी। आ, हाँ, नीरज शर्मा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। हाँ जी हेलो। सर। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, एक छोटा सा डर को सारा कुछ क्लियर है। अ, मैं काफी पुराना स्टूडेंट हूँ। तो एक बात सबसे बड़ी ये ट्रबल ये मतलब इसमें ये आती है कि
सपोज हम सब लोड लेते हैं भाव का, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति के चार्ट में कहीं ना कहीं 5-4 मिनट की आगे पीछे हो सकता है, जिसमें भाव का सब लोड चेंज हो जाता है और उससे रिजल्ट बदल जाते हैं। तो ये एक मतलब एक सबसे मतलब कई बार जैसे अभी आपने बोला कि ग्रह को ले सकते हैं भाव में से, बट वहाँ हर जगह ग्रह नहीं होता, तो भाव का हर ही जगह राशिपति लेना पड़ता है। इसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको। रूपक जी को मैंने उस उनके प्रश्न का एक पहलू बताया। अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है तो उस भाव के भावेश को देखें, वो किस नक्षत्र पे है, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या क्या सिग्निफाई करता है। वो तो और ऑलरेडी केपी में आ ही रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल भाव का वहां ही से ही हमको राशिपति ले रहे रिजल्ट हैं। मिलने वाला है। भाव का राशिपति ही हम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें केपी में वैसे भी फोर स्टेप थ्योरी में ये चीज इंक्लूड है। जी तो जैसे भाव का अगर हम लगाते हैं तो भाव का राशि है, उसका नक्षत्र, उसका सब लोड, तो हम जैसे सब लोड पे एंड कर रहे हैं तो सब लोड का स्टार लोड भी साथ में लेना पड़ता है, वो फाइनल ये रिजल्ट इस पर दे भी देता है। अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये जो स्टेप थ्योरी है इस पर मेरे जो अनुभव है वो बिल्कुल सही नहीं रहे। हाँ जी भी। जितनी सारी स्टेप थ्योरी आगे बनी, 4 स्टेप 6 स्टेप और नहीं, कितनी सारी पोस्ट चीजें हैं, थ्योरी तो बट केपी की ही है, वो तो केपी की उनकी ही है। है। बट जो मेरा अनुभव रहा है, एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप सुने तो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस पर। आपके प्रश्न, अगर हमको सब लॉर्ड पे कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल सब लॉर्ड नामक चीज वहां पर भूल जाओ। आपको उस भाव को ही देखने हैं। भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह, उस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड और उस ग्रह का सब लॉर्ड अंतिम परिणाम देंगे। भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है तो भावेश, उस भाव का जो स्वामी है, वो किसके नक्षत्र पर है, वो किसके सब पर है। ये 3 स्टेप से आप निर्णय कर सकते हैं। तो फिर कृष्णमूर्ति जी ने, हाँ जी, जी नहीं नहीं आप बताइए सर। जी जी बोलिए बोलिए आप। कृष्णमूर्ति जी संशोधन किए, 249 उन्होंने सब लॉर्ड बना दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मैगजीन आता है, अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। उसमें बोला गया है कि जो नक्षत्रों का डिवीजन हुआ है, राशि के अंदर जो नक्षत्रों का डिवीजन हुआ है वो डिवीजन ही गलत है। कैसे गलत है मैं इसको समझाता हूँ आपको। नक्षत्र जो है वो तारों का समूह है, स्पष्ट है ये बात। और किसी नक्षत्र में 1 तारे हैं तो किसी नक्षत्र में 100 तारे हैं। और मैं क्या कहता हूं, जिस नक्षत्र में 1 तारे हैं वो भी 13 अंश 20 कला का है, और जिस नक्षत्र में 100 तारे हैं वो भी 13 अंश 20 कला का है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। घनत्व के साथ साथ आकार तो बढ़ते जाएगा। हाँ तो जी यहाँ लेकिन पर ये नक्षत्रों का डिवीजन ही गलत है। इस पर ही उन्होंने स्पष्ट बात लिखी है कि जो अभ्यासी हैं वो और आगे इस पर रिसर्च करें। इसलिए तरह तरह की रिसर्च इस पर, रिसर्च जो है वो इस पर आ रहे हैं। ये वाली चीज आप कहीं पर भी उनकी रीडर तक, कोई भी रीडर देखें या फिर उनके जो मैगजीन है उसमें देखें, उनके खुद के लेख को देखें, उनके शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहीं एक सिंगल जगह भी सब लॉर्ड से प्रॉमिस चेक नहीं किया है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, उन्होंने सिग्निफिकेटर को ही देखा है कि किसी एक्चुअल में भाव। जी के सर ने जो 249 नहीं 243 निकाले थे सब लोड, उसमें से 6 सब लोड जो है वो एक्स्ट्रा थे। जो एक्स्ट्रा 6 नहीं सब थे, वो लोड उसका वो वो बिल्कुल उसमें लॉजिकली बने हाँ हुए नहीं हैं। लॉजिकल वो बटे हुए हैं, एक राशि से दूसरे में डिवाइड होता है। जी वो राहु और चंद्रमा कहीं है, 3 वो है 3 वो है, तो वही उस चीज को डिवाइड करता है। 243 प्लस इंटू 6, 240 49 प्लस, हुए। हाँ 43 प्लस 6 से 249 टोटल किया उन्होंने। ये प्रश्न कुंडली के उन्होंने मतलब सारा कुछ बताया उन्होंने, तो उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। लेकिन उसमें भाव का रिजल्ट बदल जाता है, तो वो मतलब उन्होंने 3 भाव एक तरफ, एक तरफ राहु और चंद्र से जो लिए हैं,
एक्स्ट्रा जो इसका कि डिग्री बिल्कुल काउंटिंग लॉजिकल में। सिद्धांत है, मैं अपने क्लास में हाँ जी, एक्सप्लेन करूंगा इसको कि ये हाँ जी, कैसे हाँ आया और इसमें क्या हुआ है, जी, ये वो चीजें सारा हैं। डिटेल है, बट पता है मेरे को। जो हमारा मूल प्रश्न था कि कभी ऐसा होता है 2-4 मिनट का अंतर आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जहां पर भी सब लॉर्ड पे कंफ्यूजन है वहां पर यही थ्योरी अप्लाई की जा सकती है, और इस पर मैंने 100% रिजल्ट पाया है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे 100% फलित सही हुए आज तक, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं बिल्कुल साधारण इंसान ही हूँ आप सबकी तरह, बिल्कुल गलती लेकिन की। मैं रिसर्च करता हूँ। अगर फलित कहीं पर गलत हुआ तो कहाँ पर गलत हुआ, और उस पर महीनों महीनों तक चीजें चलती रहती है। सर और इन मैं सारी चीजों को मैंने अपने अनुभव से पाया है कि हाँ ये ऐसा, जब ये थ्योरी नहीं लग रही तो रिजल्ट मिल रहा है हमको, क्योंकि घटना का समय, घटना होगी कि नहीं होगी वो तो ठीक है, घटना के समय के लिए प्रॉमिस उत्तरदायी नहीं होता, उसके सिग्निफिकेटर का जो दशा, अंतर, ये सारी चीजें हैं, उनका गोचर वो उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, आपकी जी रिसर्च बहुत बढ़िया है। मेरे को मतलब ये खुशी हो रही कि मैं मतलब ये सोचता हूँ कि मेरे लेवल का कोई मतलब मेरे को कुछ गाइड करने वाला व्यक्ति मतलब है जो मेरे को बता सकता है। मैं जो है केएस सर से मैंने स्टडी की है, और जी और मैं उनका परम मतलब उन्होंने शिष्य बनाया हुआ है। और बहुत मेरे बढ़िया। सबसे पहले जो गुरु थे वो श्री शासने जी हैं, जी और जी जी उनके केएस सर के फ्रेंड थे जी। हसबे जी, तो उनके शिष्य हाँ थे, तो ज्योतिरिंग मैंने जोशी। उनसे शिक्षा ली है। मैं 2004 से कंटिन्यू रिसर्च कर रहा हूँ हर चीज़ पे। जी मेरी जी अपनी पर्सनल भी मैं सर्च करता रहता हूँ। जी जी। तो उनकी जो आपने जो बात की है, तो मेरे पास उनके वीडियोस भी हैं। आप हम्म। मैंने उनसे भी बहुत सीखा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी वो चीज़ मेरे को कंटिन्यू, ये मेरा थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि उनकी डेथ आफ्टर 2-4 साल 5-6 साल बाद होगी, तो कुछ पॉइंट्स मेरे क्लियर नहीं हुए थे। तो आप मेरे को लग रहा है कि वो सवाल का जवाब मेरे को मिल सकता है आपसे। तो बिल्कुल मेरे प्रयास को करूंगा सर। मेरे को उसमें थोड़ा ये आनंद आया कि ये मेरे को अब मतलब उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। जरूर हाँ क्लास नहीं। जी। नेक्स्ट कौन है? अजय सर। हाँ, हरीश सर लेते हैं आपको भी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर ज्वाइन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समस्या है कि हम लोग अभी एक कोर्स के लिए जा रहे हैं ज्योतिष के, पंडित संजय जी से शिक्षा ले रहे हैं। तो ये बहुत महीने में बढ़िया। मैं एक भी क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा, लाइव भी कोई और रिकॉर्डिंग भी नहीं। मतलब वो नेक्स्ट मंथ ही कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरे अभी ख्याल में मेरी। पहले 3 हफ्ता 3-4 बार जी तो जी मेरे ख्याल में बेसिक ही चलेगा शायद आपका। जी जी। 23 से क्लास स्टार्ट है आ, सर। महीना तो लगभग निकल ही जाएगा, 2-3 क्लासेस होंगी आपकी। हाँ बाकी 3 तो क्लास मेन शायद तो मिस अपनी होगी। अक्टूबर ही कोई चलेगा। दिक्कत नहीं है, मेरी अभी छोटी छोटी कोर्स और आने वाली है। मैं तो सबसे सोच मैं रहा इस था, आप पर। प्रश्न प्रज्ञा में था आपके, जब प्रश्न प्रज्ञा अच्छा। कराया था आपने, तब से सोच रहा था आप कब कराएंगे आगे। बहुत बढ़िया। प्रश्न प्रज्ञा में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिनसे अभी तक मेरा कम्युनिकेशन होता है, और जो थ्योरी मैंने वहां पर बताई हुई है वो आज भी बिल्कुल उन लोग अप्लाई करते हैं और मेरे को ये बताते हैं कि सर ये बिल्कुल 100% काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक मैम है, दिल्ली की है, कनिका रुस्तगी मैम, उन्होंने काफी अच्छा प्रैक्टिस किया था। और अभी कुछ समय पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी कि सर आपने जो थ्योरी बताई थी वहां पर ऐसा ऐसा निकला, मैंने ये टाइम फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग। और मेरे को वो सुनकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि हाँ कोई तो प्रयास कर रहा है और वो चीज रिजल्ट भी दे रहा है। तो ये तो हमारा पूरा अभ्यास है, बिल्कुल सर। जितना हम अभ्यास करेंगे हम उतने ही गहराई तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, पेमेंट लेकिन मैं कल करूंगा। कल रविवार है, मैं सोच रहा कोई हूँ कल इशू किया नहीं है, जाएगा। कोई इशू आप नहीं है। आप बात कर लेना अजय जी, हमसे पर्सनल कोई बात इशू कर नहीं लेना, है। ठीक है? हाँ हाँ। आप जितने सारी पेमेंट आदि की बातें हैं वो राहुल जी और मधुबाला मैम से ही करें। ठीक ठीक है ठीक। जी। हाँ जी हरीश सर। सर राम राम। राम राम। सर पेमेंट मैंने सर ज्वाइन मैंने कर लिया कोर्स,
सर मैंने ये जी पूछना था, इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए या जो आपके पास जैसे में प्राची लाइट है उससे चलेगा ये? नहीं, पारासर लाइट में नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर कुछ है, हम आपको बता देंगे, वो हो जाएगा। अच्छा, वो परचेज करने पड़ेंगे क्या? अभी परचेस करने वाली स्थिति तो नहीं बनी है, सॉफ्टवेयर पर कुछ वर्क चल रही है, लेकिन कुछ कुछ है ऐसा जो जिससे ये सारी चीजें अब निकल के आ जाएंगी, वो हम बता देंगे। आपको वैसे ओके, गाइड कर देंगे, और जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी, वो है बता ना? देंगे, अपडेट दे राइट। देंगे। वैसे सॉफ्टवेयर 2-2.5 हजार की, 3 हजार के अंदर की है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, डेज कौन से रहेंगे? डेज डेज वो मैं आगे अपडेट करूंगा। ओके, राइट राइट, जी ठीक है सर, थैंक यू। जी विकास खन्ना सर। सर एक चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिषी के पास लोग सिर्फ उपाय के लिए आते हैं और ज्योतिष हाँ, एक एक्सरे मशीन की तरह है, तो क्या उपाय भी इसमें आप कंसिडर करेंगे कोर्स में? ये कोर्स केवल टाइमिंग ऑफ इवेंट पर है। उपाय तो मैं तब बताऊं जब कोई समस्या आई और उस समस्या का निवारण किया जाए। उसके लिए हमारा एक अलग कोर्स है उपाय के लिए, और उपाय भी इस तरीके से है कि फोन पर उपाय मांगने वालों को उपाय देना संभव नहीं हो सकता। वो थोड़ी सी तकलीफ अगर देह सर स्थिति हो जाती है, क्योंकि दूसरी यहाँ बात ये पर है कि हम उपाय दूसरी काम बात ये है करते कि हैं किस। हाँ दूसरी बात ये है कि हम लोग पहली बार जुड़े हैं आपसे, तो जी जी, जैसे मेरी शादी हो चुकी है, तो क्या हम इस डेट को निकाल पाएंगे कि वो डेट सही है, तभी तो इस पर विश्वास होगा और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे कि हमने जो निकाला वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि जो जुड़ेंगे वो अपने बर्थ डिटेल हमको पर्सनली सेंड करेंगे। हम रेंडमली उसी पर किसी एक चार्ट पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस तरीके से रहेगा। लेकिन इसका ये पर प्रिडिक्शन करके दूं, ये संभव नहीं हो पाएगा। जी सर, जी सर। जी राजेश सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। सर जी इसकी टाइमिंग क्या होगी? मेरी रात को 9 बजे रेलवे में है, अभी तो मैं तो क्लास अटेंड मैंने नहीं कर यही सकता। सोचा है कि रात 8:30 बजे से है करके, बट इस पर हम एक पोलिंग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा समय रखना है। सर 9 बजे फिर ड्यूटी होती है, फिर अटेंड नहीं कर सकता मैं क्लास। कोई नहीं, आप जैसा सुविधा होगा उस हिसाब से देखते हैं इसको। मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने ना ग्रुप में डाला है, राहुल सर ने पेमेंट डिटेल और QR कोड, आप वहां से देखें, है ना? ठीक जी है। जी सुनीता मैम, सुनीता लोनिया मैम, अनम्यूट करें। कौन है रहा? बड़े सर जी आपको प्रणाम। राहुल सर आपको प्रणाम, और मधुबाला मैम आपको प्रणाम। पहले तो मैं राहुल सर का आभार मानती हूँ कि जिनसे मैंने क्लास ज्वाइन किया था, तो उसके मेरा इतना अहोभाग्य है कि उनसे आपकी आपकी जैसे गुरु मुझे मिले। तो मैं राहुल सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी US में हूँ, तो मैं कहीं कहीं का बाहर जाना होता है, तो मैं तो फिर आपका रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। और रिकॉर्डिंग हफ्ते में रहेगी कितनी मैम। बार? हाँ, हफ्ते में कितनी बार होगा आपका ये क्लास? ये भी मुझे हफ्ते में 3 क्लास चाहिए रहेंगी, था। जिसमें 2 हम अपने से करेंगे और तीसरी जो क्लास है वो डाउट सेशन के लिए है। हाँ, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर। जी। राहुल सर तो इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि जो पहले जिन्होंने क्लास किया उनका बेसिक से भी आगे गए हुए, वो फलित तक गए हैं, तो पढ़ाते हैं, नो शंक, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने तो उनके उनके तो 3-4 क्लासेस ज्वाइन किए, पढ़ी हूँ, तो भी मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ क्योंकि बार बार अपनी रिवीजन हो जाए, इसके जी लिए मैम। मैं ज्वाइन करती रहती हूँ उनका। पर बहुत बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो, उनको तो सैल्यूट है मेरा तो। जी मैम, करिए ओके आप ज्वाइन। ओके सर। हाँ कुसुम मैम बोलिए। कुसुम मैम अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरे को आज सर आपकी क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, और सर मैंने आपकी फुल फीस भी पे कर दी है। और सर मेरे तो देख ही रखी है सर, जब आपको याद होगा 6-7 साल पहले के करीब जब हमारी बात हुई थी सर, आपने 5 मिनट में के अंदर अंदर मेरी एनिवर्सरी की डेट निकाल के दे दी थी सर। तब से तो सर मैं आपकी फैन हूँ सर मैं काफी टाइम से इंतजार करी थी कि आप कब कोर्स लेंगे, कब कोर्स करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर कि आज मेरी विश पूरी हो गई। थैंक यू सो मच।
ओके जी, नीना मैम अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्ते सर। पहले तो थैंक यू टू राहुल सर जी, जिनके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हो सके हैं। सर मैंने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया है। खाली मुझे टाइमिंग का ही इशू है बस, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, तो 6 के बाद अगर होगा, मतलब 7 के बाद अगर होगा क्लास तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं जुड़ भी सकती कोई हूँ नहीं, क्लास बिल्कुल में। बिल्कुल 7 के बाद ही रहेगा, ऐसा ही थैंक कुछ यू सर, रहेगा थैंक यू, जी। थैंक क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो 12 से 5 तो मेरी जॉब की टाइमिंग है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। जी, सम्रागिनी मैम। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते मैम नमस्ते। एंड राहुल सर को बहुत बहुत आभार कि आपसे मिलने का मौका मिला सर। और आपके बारे में सर ने इतना सुनाया था, हमें इतना बताया था कि आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा था और आपसे कुछ बिल्कुल बहुत सीखने का भी मन कर रहा है सर। अभी मैंने क्लास ज्वाइन तो नहीं किया है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास में पूरी ज्वाइन करूँ, क्योंकि अभी मैं समझती हूँ कि मेरा बेसिक अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। जी जैसा जी कि आपने भी बोला कि बेसिक आना जरूरी है, तो मैं जी एक बार सर से डिस्कस कर लूंगी। अगर सर कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा भी मेरा बेसिक है तो मैं जरूर ज्वाइन बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल अभी जो जी आप जी बता रहे थे बेसिक जैसे मतलब सब लोग, ग्रह राशि नक्षत्र इतना। हाँ, ये तो सर से मैंने पूरी क्लास ली है वैसे तो, लेकिन हाँ अभी जो आप बता रहे थे सब लॉर्ड और ये सब जो बता रहे थे, ये सब सर ने सिखाया है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस मुझे तब इतनी समझ नहीं आई थी जितनी आज अभी थोड़ी देर में समझ आ गई कि वाकई इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और आपने एक एक चीज को क्लियर कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका क्लास भी बहुत अच्छा, राहुल सर तो खैर पढ़ाते ही माइंड ब्लोइंग, उनकी क्लास में तो कोई शक ही नहीं है। आज आपसे भी 2 क्लास ली, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की क्लास देखे। और मधु मैम से भी मैंने 2 क्लास ली हैं न्यूमरोलॉजी की, मैम का भी जवाब नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग। तो इस प्लेटफॉर्म में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो मैडम सभी का आप अवश्य ज्वाइन कर लें, है ना, आपको आवश्यकता ही नहीं है मुझसे अनुमति लेने का। मैंने उन्हीं व्यक्ति को लिंक भेजा है जिनको ये कोर्स करना चाहिए, आपको और बता दूं, है ना। तो आपके पास अगर लिंक आया है और आप इस पेज में हो, तो निश्चित तौर पे आपको ये कोर्स करना ही चाहिए, कोई आवश्यकता ही नहीं पूछने का। ठीक है, ठीक है हाँ। सर। बाकी कोई डाउट आएगा तो है, राहुल सर भी हैं, आपको कुछ कुछ चीजें अगर होंगी तो बिल्कुल, कोई बाकी दिक्कत हम हैं ही, कुछ भी डाउट आएगा तो आपके साथ मैं ही खड़ा ही हूँ हमेशा, है ना। हम मिलकर ठीक है सॉल्व तो कर लेंगे। और मधु मैडम तो एक्सपर्ट है। जी, मधु मैडम की मैंने 2 क्लास ली है सर, मैं भी बहुत अच्छा बताती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ मैं तो। जी आपके प्लेटफॉर्म पे सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज मैंने सर आप मनीष सर की भी क्लास ली, सर भी सर का तो जवाब ही नहीं, मतलब जी मैं मैम। सोच भी नहीं सकती कि इतना कुछ है भी इसमें। हम तो जी हमेशा ही मैम बोलते थे बिल्कुल। सर का जवाब है ही नहीं। राजीव सर आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी, नमस्कार राहुल सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ सर, आपके बहुत दिनों में दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, आफ्टर 2 to 3 years मेरे ख्याल से बिल्कुल सर। 2-3 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। नमस्कार मनीष सर। सर आपके बारे में, मतलब कि जब हम राहुल सर से पढ़ते थे लॉन्ग बैक, आई थिंक कोविड के टाइम की बात है, तो तब आपके बारे में बहुत सुनते थे, और आपसे साक्षात आपको देखने और मिलने का मौका पहली बार मिला है मुझे, और बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब कि जो सीखा जो वो है, और बट ऑफ कोर्स कोर्स ज्वाइन करेंगे, बट एक दो क्वेरीज है मेरी सर। एक तो जैसे हम लोग सब ऑलरेडी वी आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग सिग्निफिकेटर्स और ये सब बनाने सब जानते हैं, ठीक है। और ये सब आजकल सॉफ्टवेयर में भी आ जाते हैं इजीली, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बेसिक हो जाएगा, तो उतना बेसिक तो नहीं होगा ना कि हम सिग्निफिकेटर बनाने भी सीख रहे हैं और सब कुछ सीख रहे हैं और उस पे फिर समय लगा रहे हैं अपना। आप बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ेंगे जिनको इस सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ क्लास पहले इस पर ही दूं। हम्म। जी। और ओके। सिग्निफिकेटर आपने जो सीखा है या सॉफ्टवेयर में क्या बनाया है, मेरी थोड़ी सी
उस पर ही रिसर्च है। मैंने पहले ही बताया कि मेरे कुछ ऐसे प्लेनेट का नाम दिया हूँ, नहीं नहीं, हमें तो राहुल वो सर ने कैसे ही सिखाए निकलेगा। थे, तो राहुल सर ने ही नहीं, सिखाए थे राहुल जब। जी तो सिखाए हैं वो, नो डाउट। हाँ। वो चीजें यहाँ पर कुछ चीजें ऐड ऑन होगी और जी। ठीक है। और दूसरा एक सर, डेज बेसिकली अगर वीकेंड्स हो हाँ, जाए तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा इजी रहता है बिल्कुल ऑफिस। प्रयास करते हैं, इस पर मैं अपडेट करूंगा जी, हाँ, जल्दी तो अपडेट। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा इनिशियल जो वीक के स्टार्टिंग होता है मंडे ट्यूसडे, वो थोड़ा मतलब वो रहता है, मतलब कि ऑफिस वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जी वीकेंड्स हो, फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो, संडे हो, वो थोड़ा इजी हो जाता है, और फिर टाइमिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उन दिनों। ठीक है, तो सर उस हिसाब से थोड़ा सा एक बार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और क्योंकि करना चाहते हैं इसीलिए इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल, इस पर वो हम कहते हैं ना, ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी रूपक सर। जी सर, नमस्कार वापस से। सर, एक निवेदन आपसे करना चाह रहा था। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे और भी जैसे आगे एक सीरीज अपनी आएगी कोर्सेज की, जो प्लानिंग है आपकी, जी तो जी उसमें मैं सिर्फ एक थोड़ा सा एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि जैसे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आजकल काफी चलन में है, जी। जो कि अपना शेयर मार्केट में तेजी मंदी को लेके काफी लोग रिसर्च और अपने इनपुट्स दे रहे हैं। तो आपने भी सर इस पे कुछ अपना समय व्यय करा है, मतलब या हम हाँ, आगे? इस पर मैंने अभी कुछ नहीं किया है। मेरी अभी एक छोटी सी रिसर्च है केपी वर्ष फल पर, तो अच्छा। वहां पर मैं इस चीज को डिकोड कर सकता हूँ। ये जी। सीख लाऊंगा मैं जी। हाँ, तो बस मैं वही आपके संज्ञान में ये बात डाल रहा था कि जो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपने अगर बहुत आपको अच्छा समय टॉपिक मिले दिया तो मेरे इस को। पे भी जरूर आप जैसे जरूर। अगर एक मिलेगा तो बड़ा मैं उसके लिए प्रतीक्षारत रहूंगा जी। वो बिल्कुल भी बिल्कुल इंटरेस्ट में है मेरे। जी जी। बिल्कुल। धन्यवाद सर। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ दीपिका जी। मैम कल तक का टाइम मिल सकता है पेमेंट करने के लिए? मेरा आप कुछ पर्सनली बात कर इशू है लेना राहुल उसमें। सर से, कोई दिक्कत आप नहीं। बिल्कुल कल तक कर देना, आज चाहे तो टोकन अमाउंट भेज सकते हो। ठीक है, टोकन अमाउंट मेरे को ट्रांसफर करने में कल दिक्कत भेज है। देना, कल भेज देना, कोई दिक्कत तो कोई नहीं, नहीं। ठीक कोई है, बात ठीक दीपिका है मैम सर, का नाम सुबह आप से डाल आप दीजिए। मेरे को एक आप मेरे को लिंक शेयर कर दीजिए, या जो भी आपका जीपे नंबर हो ना मैडम वो आप ग्रुप शेयर में कर देखेंगे दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा, है ना, आपको लिंक तो आई मिल वाज सर्चिंग, अगर अभी हो गया तो मैं पॉसिबली अभी ही कर दूंगी। कोई बात नहीं, अ, हाँ, आपका नाम अपडेट कर देते हैं लिस्ट में, आप करवा दें। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ SK सर, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ नमस्कार सर, मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। मैं प्रश्न प्रज्ञा में भी आपके साथ था, बिल्कुल सर, और बिल्कुल मैं मैं दिल्ली से पहचान लिया हूँ, आपको। आपसे मेरी बात होती रही है बीच में। और जी जब जी, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पुत्र रत्न की जब प्राप्ति हुई थी उस वक्त भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एंड आई वाज द बिल्कुल फर्स्ट सर। वन टू रिक्वेस्ट यू। जी जी मेरा जी एक संशय तो नहीं, एक प्रश्न है। जो आपने कल एक बात कही थी जी कि मन का प्रकाश जो है वो चौथे घर से चंद्रमा का है, जी और जी 10वें घर में कालपुरुष की राशि जो 10वें घर में मकर पड़ रही है, वहां पर वो मन का अंधकार है। जी जी तो मैं इस प्रश्न को मन में आया कि जब हम सूर्य की बात करते हैं आत्मा की, तो जी वो कालपुरुष का जो 10वां घर है वो दोपहर है, और वहां पर वो आत्मा सबसे ज्यादा प्रबल होती है, और रात्रि में यानी चौथे घर में वो सबसे कमजोर है। जी जी। तो इन दोनों का समन्वय आप किस प्रकार से इन करेंगे, दोनों का ये समन्वय मैं आपसे विनम्र आग्रह। चौथे और 10वें घर का समन्वय मैं करता ही नहीं हूँ। मेरा तो मूल सिद्धांत ही वही था। और इस पर अगर ज्यादा डिटेल है, अगर गौर सर जुड़े होंगे तो उन्होंने कुछ बातें मुझे कल बताई। गौर सर जुड़े हैं क्या? शायद नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं वहां पर, जी उस पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है। बट यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि हमने केवल काल पुरुष की कुंडली का स्थायित्व देखा है। वहां उस समय प्लेनेट की ट्रांजिटिंग, या कोई प्लेनेट दोपहर में वहां पर आ रहा है या रात्रि में वहां पर आ रहा है, हमने उसको आधार नहीं माना। अच्छा, ठीक है जी ठीक सर। है, थैंक यू, नमस्कार। और मैंने ज्वाइन कर लिया है, एंड आई पेड बिल्कुल सर। कंप्लीट अमाउंट, सो काइंड ऑफ यू। आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, ठीक है, अगर कोई कुछ बात करना चाहते हैं 2 मिनट तो कर सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। मैम पेमेंट
आप ग्रुप में आप बात कर लीजिए। मैम पेमेंट अंकिता पांडे के नेम पे है। हाँ अंकिता पांडे के नाम से है। बस ठीक है, हाँ। आई एम ट्रांसफरिंग अंकिता पांडे। जी जी, अंकिता पांडे के नाम से स्पष्ट ओके लिखा है। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। और बाकी किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप राहुल जी मुझसे या सर का भी है नंबर उसमें, पर पेमेंट के लिए कोई बात करनी हो कुछ हो तो आप राहुल सर और मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, आप आए आज क्लास को का निकाल यहीं दिया। तक रखते हैं। आप धन्यवाद सभी का सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे 2 दिन तक सुना, शायद क्या अच्छा बता पाया क्या नहीं बता पाया आप लोग खुद आकलन करेंगे। बाकी आप सबका स्नेह और साथ हमेशा इसी तरह से मैं चाहते रहूंगा, और इसी शब्दों के साथ शुभ रात्रि। थैंक शुभ यू वेरी रात्रि मच सर। सर, हम थैंक तो यू सर। आपको सुनकर ही खुश हो जाते हैं। थैंक यू सर, जी नमस्कार। थैंक यू सर।